everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik. So कैसी चल रही है आप सारे ट्वेल्थीज़ की तैयारी? सबसे पहले सारे लोग मुझे ये बताएंगे. आई नो एग्ज़ाम टाइम में कुछ 3-4 दिन ही रह गए हैं अभी एंड यू ऑल मस्ट बी अ लिटिल स्ट्रेस्ड कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा. But trust me, if you put in your effort in these days for revising well and practicing well, सब कुछ अच्छे से होगा. And these videos are the score booster videos. अगर किसी को ऐसा अभी भी लग रहा है कि कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है, कुछ नहीं पढ़ा है, so make sure कि इन videos में आप पूरे efforts लगाओ सुनने में, पढ़ने में, बाद में revise करने में, and these will turn out to be score boosters for you. तो स्केड्यूल क्या होने वाला है आज की जो ये वाली वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 दैट इज योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. और शाम को जो वीडियो आने वाली है उसमें कवर होगा चैप्टर नंबर 5 एंड कल हम कवर कर लेंगे चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 एंड बाय दैट आपके चारों के चारों चैप्टर्स जो हैं टर्म 2 के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे. नाउ सम ग्राउंड रूल्स. ठीक है, कुछ ग्राउंड रूल्स जो मैं चाहती हूँ कि अगर you are sincerely preparing with the help of these videos तो make sure इन ground rules को follow करें आज से. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं सो मेक श्योर यू हैव अ वाटर बॉटल नियर यू ताकि उसके लिए उठ के ना जाना पड़े कहीं. यू स्टे विद योर डिवाइस एंड लर्न. सेकेंडली जब आप देख रहे हो तो ये कोई मैं आपको एंटरटेनमेंट वीडियो तो दिखा नहीं रही हूँ, इट्स एन एजुकेशनल वीडियो. सो मेक श्योर आपके पास एक नोट पैड या कोई नोटबुक पेन पेंसिल कुछ ना कुछ आपके पास हो ताकि आप कुछ अपना लिखना चाहो तो लिख सको. थर्डली बी अटेंटिव. अब अटेंटिव ऐसे ही नहीं रहना है, आपके जो सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस हैं उनको ऑफ कर दो. ऐसा ना हो रहा हो कि आप वीडियो देख रहे हो ऊपर किसी फ्रेंड ने मैसेज कर दिया एंड यू आर गॉन एंड यू आर wasting your time into that message because this is a very crucial stage of your preparation. So make sure you turn off those social media notifications, keep your focus complete. And अगर आपको लगता है कि ब्रेक लेने का मन कर रहा है तो 30 मिनट्स के बाद ही ब्रेक अलाउड है. पहले 30 मिनट्स कंप्लीट फोकस के साथ वीडियो देखो एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस वीडियो को जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प रख सकूं उतना रखूं. इसीलिए मैंने इस वीडियो की स्पीड भी थोड़ी बढ़ा दी है. आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपको स्पीड स्लो लग रही है और आपको वीडियो और फास्ट देख सकते हो और तेज स्पीड मैनेज कर सकते हो सो यू कैन गो इन टू द सेटिंग्स एंड टर्न द प्लेबैक स्पीड. इट्स ऑल अबाउट यू सेविंग योर टाइम. ठीक है, तो ये कुछ ग्राउंड रूल्स हैं एंड इफ़ यू फॉलो दीज, इफ़ यू पुट इन दी हार्ड वर्क, अच्छे से रिवाइज कर लेते हो इन 2-3 दिनों में, यू कैन एंड यू विल. ठीक है, डेफिनेटली आप लोग अपना जो है स्कोर वो बूस्ट कर सकते हो. सो कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. छोटा सा फनी मीम देखते हुए लेट द गेम्स बिगिन एंड लेट अस बिगिन रीडिंग आवर बुक्स. क्योंकि आज की जो ये वीडियोस होने वाली है इसमें मैं आपको पीपीटी से या वो सारी चीज़ों से नहीं पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि वो हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस जो मैंने चैप्टर वाइज अपलोड की थी. आज हम डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे. उससे क्या बेनिफिट होगा? पहला बेनिफिट ये होगा आपको कि आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे होंगे सो आपको पता होगा कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी आप थोड़ी स्किप कर सकते हो, कौन सी एनसीईआरटी के वर्ड्स कैसे यूज़ हो रहे हैं. उन्हीं वर्ड्स को अगर आप अपने आंसर्स में यूज़ करते हो तो वेटेज थोड़ा ज़्यादा मिलता है, राइट. एंड यू विल ऑल्सो हैव दिस कॉन्फिडेंस कि मैंने पूरी बुक पढ़ी है, बुक से एक एक चैप्टर प्रिपेयर किया है. सो उससे आपको जो है रिलेट करने में भी ईजी रहेगा. अपनी ही बुक से पढ़ोगे, बुक से हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. मैंने ऑलरेडी ई पीडीएफ जो है बुक की उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, राइट. तो उसी वजह से अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसका काफी ज्यादा वेटेज है. ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स का आपका चैप्टर 4 है. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद स्टडीइंग दैट. अब हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर. ओके, सो क्विकली एक बारी हम नज़र मार लेते हैं कि सिलेबस क्या है हमारा. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. यहाँ पे देखिए पूरा 13 मार्क्स का आपका चैप्टर है. सो मेक श्योर यू पे योर फुल अटेंशन. सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करते हुए चलेंगे. फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसके क्या क्या चीज़ें होती है वो कवर करेंगे. द फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर. फिर हम ये सारे मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं इनको ब्रीफ में कवर करते हुए चलेंगे, राइट. सो वन थिंग दैट यू शुड ऑल बी अवेयर ऑफ वो चीज़ ये है कि ये वन शॉट वीडियो है. दैट मीन्स थोड़ी ब्रीफ, क्रिस्प एंड क्विक.
राइट। सो आप इनको इनके साथ पेस बना के चले, अपनी नोटबुक अपनी कॉपी साथ रख के चले। एंड इफ़ यू फील कि आपको अपनी बुक भी साथ में खोल के रखनी है, अंडरलाइन करते जाना है साथ साथ, तो आप वो भी कर सकते हैं, ऑल योर चॉइस। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद योर चैप्टर नंबर 4, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो हमने टॉपिक्स तो ऑलरेडी देख ही लिए हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, सो अब फटाफट चलेंगे। आई होप यू ऑल हैव योर बॉटल्स, गिव मी अ थम्स अप इफ वी कैन बिगिन। राइट। So the first thing that we are going to cover is going to be about concept of abnormality and psychological disorder. ठीक है, कि abnormal behavior हम किसे कहते हैं। So abnormal को जो है डिफाइन करना वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज क्या बोलेंगे कि क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या चीज़ एबनॉर्मल है, राइट। सो फॉर दैट वी हैव 4 Ds। ठीक है, ये 4 Ds एक अटेम्प्ट है एबनॉर्मैलिटी को डिफाइन करने के लिए, एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। एंड व्हाट आर दीज 4 Ds? डेवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन, डेंजर। रिपीट करेंगे सारे लोग, क्या कौन से हैं 4 Ds? डेवियंस है, डिस्ट्रेस है, डेंजर है, डिसफंक्शन है। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है? डेवियंस का मतलब अगर आप नॉर्मल इंग्लिश भाषा से लेके समझें तो डेवियंस का मतलब होता है कुछ जो हटके हो, कुछ जो डिफरेंट हो, एक्सट्रीम हो, अनयूजुअल हो, तो वो होता है डेवियंस। तो कोई ऐसा बिहेवियर जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, जो आपने कभी देखा ना हो, जो अनयूजुअल हो आपके कल्चर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोबेबली, जो एकदम आपको अजीब सा लगे, सो वो हो सकता है एबनॉर्मल बिहेवियर। दैट इज 1D ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, डेवियंस। सेकेंड क्या है? डिस्ट्रेस। तो ऐसा बिहेवियर जो डिस्ट्रेस कॉज करे, जो तकलीफ कॉज करे, अपसेटिंग हो, या तो उस इंसान के लिए जो वो बिहेवियर कर रहा है, या फिर उन लोगों के लिए जो उस इंसान के आसपास है, राइट। सो डिस्ट्रेसिंग टू सेल्फ और टू अदर्स अराउंड मी, वो हो गया आपका सेकेंड डी। थर्ड डी क्या है? डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल का मतलब ये होता है कि पर्सन की जो एबिलिटी होती है अपने डेली एक्टिविटीज कैरी आउट करने की, राइट। जैसे आप अपने स्टडीज के लिए पढ़ रहे हो, आप सुबह उठ के अपना फिजिकल रूटीन फॉलो कर रहे हो, यू आर ईटिंग, यू आर एक्सरसाइजिंग प्रोबेबली, और वट एवर यू आर डूइंग इन योर डेली एक्टिविटीज, उनको कैरी आउट करने में जब डिफिकल्टीज होने लगे, तो दैट मीन्स डिसफंक्शन आ रहा है कहीं ना कहीं। तो ये आपका हो गया थर्ड डी। और फोर्थ डी क्या है? डेंजरस। एक ऐसा बिहेवियर जो खुद के लिए डेंजरस हो, या फिर जो मेरे आसपास लोग हैं उनके लिए डेंजरस हो। सो एबनॉर्मल बिहेवियर 4 Ds की मदद से हम डिफाइन कर सकते हैं, जो कि है डेवियंस, जो कि कुछ ऐसा बिहेवियर जो एकदम हटके हो, अनयूजुअल हो। डिस्ट्रेस, ऐसा बिहेवियर जो मेरे को डिस्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है या दूसरे लोगों को अपसेट कर रहा है। ठीक है। डिसफंक्शन, ऐसा बिहेवियर जो मेरी एवरीडे एक्टिविटीज में बाधा ला रहा है, कोई ना कोई दिक्कतें ला रहा है। एंड लास्टली डेंजर, ऐसा बिहेवियर जो मेरे लिए या मेरे आसपास के लोगों के लिए डेंजरस प्रूव हो सकता है। देन व्हाट डज दिस वर्ड एबनॉर्मल मीन्स? लिटरली एब नॉर्मल का मतलब होता है समथिंग विच इज अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल को ही हम डिफाइन नहीं कर पाते कि नॉर्मल बिहेवियर क्या है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड फॉर दैट वी यूज दीज 4 Ds। अब काफी सारी जो है अप्रोचेस यूज की गई हैं ये चीज पता लगाने के लिए, या एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंस करने के लिए बिटवीन एबनॉर्मल एंड नॉर्मल। ठीक है, तो इसके लिए हम 2 अप्रोचेस आज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट अप्रोच क्या है? फर्स्ट अप्रोच एबनॉर्मल बिहेवियर को व्यू करती है एज डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। ठीक है, हमारी सोसाइटी कुछ नॉर्म्स लिख के रखती है। नॉर्म्स क्या है? स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल्स, कि भाई आपको ये तो ऐसा करना ही चाहिए। एक सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, दैट यू शुड बिहेव इन दिस मैनर। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी के क्या रूल्स है कि हमें जो है एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जब भी वो आए उन्हें अच्छे से ग्रीट करना चाहिए, अपने जो यंगर वंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ लव और केयर के साथ बिहेव करना चाहिए। सो दीज आर सम नॉर्म्स, जस्ट सम एग्जाम्पल्स। तो नॉर्म्स होते हैं वो रूल्स जो या तो कोई इंसान क्लियरली बता नहीं रहा है, अनस्टेटेड रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। और अगर कोई बिहेवियर इन सोशल नॉर्म से डेविएट कर रहा है, इन नॉर्म से हटके अगर कोई बिहेवियर हो रहा है, तो उस बिहेवियर को इस अप्रोच के अकॉर्डिंग एबनॉर्मल का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट अप्रोच एबनॉर्मल बिहेवियर को कैसे व्यू करिए? एज अ डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म, जिसमें आपको डिफाइन करते हो, जब आप आंसर लिखोगे तो डिफाइन करते हुए आपको ये भी बताना पड़ेगा कि एक नॉर्म क्या होता है, क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म, तो वो ये भी एक्सपेक्ट करेंगे ना टीचर की नॉर्म का मतलब क्या है वो भी बताओ। सो नॉर्म्स आर द स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट। ठीक है, अब जो भी बिहेवियर्स, जो भी थॉट्स, जो भी इमोशंस,
या तो आपका बिहेवियर है, या आपका सोचने का स्टाइल है, या आपके जो इमोशंस हैं जो इन सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक कर रहे हैं या इनसे कुछ अलग चल रहे हैं, उनको एबनॉर्मल बोल दिया जाता है। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट अप्रोच टू ट्राई टू डिफाइन एबनॉर्मैलिटी। सेकंड अप्रोच जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर को मैल अडेप्टिव व्यू करती है। मैल अडेप्टिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बिहेवियर जो हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो, उस इंसान के लिए बेनिफिशियल ना हो। सो फर्स्ट अप्रोच तो एबनॉर्मल बिहेवियर को एक ऐसा बिहेवियर व्यू करी थी जो सोसाइटी को ना फॉलो करे, सोसाइटी के नॉर्म्स ना फॉलो करे, सोसाइटी को उदास कर दे। बट सेकंड अप्रोच एबनॉर्मल बिहेवियर को मैल अडेप्टिव व्यू कर रही है, यानी कि एक ऐसा बिहेवियर जो एक इंडिविजुअल की वेलबींग को ही फोस्टर नहीं कर पा रहा है, जो एक इंडिविजुअल को ही अच्छे से अपने सोसाइटी में अपने आसपास अडेप्ट करने में हेल्प नहीं कर रहा है। और यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वेलबींग का क्या मतलब है। सो वेलबींग का मतलब सिंपली ये नहीं है कि आप जिए जा रहे हो, सर्वाइवल हुए जा रहे हैं, किसी तरह मेंटेनेंस हुए जा रहे हैं, बट वेलबींग का मतलब इज ऑल्सो दैट यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, यू आर फीलिंग अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इन योर लाइफ, कि आपका जो भी पोटेंशियल है उसको आप पूरी तरह यूज कर रहे हो, वो होता है वेलबींग का मतलब, राइट। और मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स क्या होते हैं? जब आप अपनी वेलबींग अचीव नहीं कर पा रहे हो। सो सेकंड अप्रोच व्यू करती है एबनॉर्मल बिहेवियर को एज बीइंग मैल अडेप्टिव। ठीक है, ओके तो यहाँ पे हमने दो अप्रोचेस कवर कर लिए हैं और हमने एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन कर दिया है। तो क्वेश्चन आता है अगर कि व्हाट इज एबनॉर्मैलिटी, ये वो, तो आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखनी है? 4Ds एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दो कि एबनॉर्मल को डिफाइन करना इतना ईजी नहीं होता, जिसकी वजह से दो अप्रोचेस भी हैं। एक अप्रोच व्यू करती है उसे एज डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, दूसरी व्यू करती है एज इट बीइंग मैल अडेप्टिव, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा अटैच्ड टू मेंटल इलनेस, जिसकी वजह से एबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर के बीच के डिस्टिंक्शन को क्लियर करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। सो विद दिस वी कवर योर फर्स्ट सेक्शन। सेकेंड सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो एबनॉर्मल बिहेवियर जो आपका है उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कैसे शुरू हुआ ये? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एंशियंट थ्योरी के साथ, कि जो एंशियंट थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे डिफाइन करते थे वो लोग। सो एंशियंट थ्योरी का मानना था कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो सुपर नेचुरल और मैजिकल फोर्सेस का की वजह से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना इवल स्पिरिट, इसमें कोई आत्मा आ गई, इसमें भूत प्रेत आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई शैतान घुस गया है इसीलिए ये ऐसा बिहेव कर रहा है या कर रही है। सो ancient theory viewed abnormal behavior as a result of some kind of supernatural, some kind of magical forces। और यहाँ पे एक टर्म जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म एंशियंट थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट था एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए। इसमें क्या होता था? रिमूविंग द इवल दैट रिजाइड्स इन द इंडिविजुअल थ्रू काउंटर मैजिक एंड प्रेयर। ठीक है, तो जैसे हम तांत्रिक्स को बुलाते हैं काउंटर मैजिक करने के लिए, या प्रेयर करते हैं ताकि जो इवल शैतान भूत प्रेत उस इंसान में घुस गया है सो कॉल्ड, उसको हम रिमूव कर सके। सो दैट इज व्हाट इज एक्सोर्सिज्म। और यहाँ पे मेडिसिन मैन को बोला जाता है शमन या फिर ओझा। ठीक है, सो ये थी आपकी एंशियंट थ्योरी। एंशियंट थ्योरी कैसे व्यू करी है एबनॉर्मल बिहेवियर को? सुपर नेचुरल मैजिकल फोर्सेस। सेकेंड थ्योरी आती है आपकी बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक अप्रोच की, कि बायोलॉजिकल अप्रोच फिर लोगों ने लेनी शुरू की। बायोलॉजिकल अप्रोच या ऑर्गेनिक अप्रोच में लोगों ने क्या करना शुरू किया? उन्होंने बॉडी और ब्रेन प्रोसेसेस को लिंक करना शुरू किया, कि हमारे ब्रेन के कैसे कैसे प्रोसेसेस हो रहे हैं, हमारी बॉडी में कैसा फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही है, वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। और उनमें अगर कुछ मैल अडेप्टिवनेस आती है, यानी कि अगर मेरे बॉडीली प्रोसेसेस में कोई डेफिशिएंसी आ रही है, कोई मैल अडेप्टिवनेस आ रही है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। सो जाहिर सी बात है कि बायोलॉजिकल अप्रोच है तो कुछ आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड होगा, आपके बॉडी से रिलेटेड होगा। आपकी बॉडी के फंक्शनिंग में कोई दिक्कत, तो एबनॉर्मल बिहेवियर, दैट इज व्हाट बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच सेज। ठीक है, आई होप सारे लोग जग रहे हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलते रहिए साथ साथ कि वी आर देयर, एंड उसमें बातें करने में बिजी नहीं हो जाना है, सिर्फ समझना भी है पढ़ाई को। ठीक है, अब हमने दो अप्रोचेस कर लिए। थर्ड अप्रोच है साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच कैसे व्यू करती है एबनॉर्मल बिहेवियर को? तो साइकोलॉजिकल अप्रोच सोचती है कि ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है वो होता है बिकॉज ऑफ सर्टन प्रॉब्लम्स इन द वे अ पर्सन थिंक्स, अ पर्सन फील्स और अ पर्सन बिहेव्स। कैसे एक इंसान सोच रहा है, कैसे फील कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, उनमें जब प्रॉब्लम्स आती है
तो जो है एबनॉर्मल बिहेवियर आते हैं, प्रॉब्लम्स आने लग जाती है इंसान के बिहेवियर्स में. दैट इज व्हाट साइकोलॉजिकल अप्रोच इज. अब साइकोलॉजिकल अप्रोच में ही कुछ फिलोसोफर्स थे, फिलोसोफर्स लाइक हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स, प्लेटो. ठीक है, इन तीन फिलोसोफर्स के नाम आपको याद रखना है, हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स, प्लेटो. इन तीन फिलोसोफर्स ने स्पेसिफिकली, प्लेटो ने जो है डेवलप किया था ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच. ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच क्या है? इट व्यूड डिस्टर्ब्ड बिहेवियर एज अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर इमोशंस एंड योर रीजन. कि आपके क्या इमोशंस हैं और आपके माइंड में क्या रीजनिंग चल रही है, जब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है. कि इमोशन तो है कि मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट माइंड में रीजनिंग आ रही है कि ये चीज़ मेरे लिए हार्मफुल है. जब उनमें इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आने लग जाए तो डिस्टर्ब्ड बिहेवियर हो जाता है. सो ये चीज़ें डेवलप की थी ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच में हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स एंड स्पेशली प्लेटो ने. सेकेंड पर्सन जिसका नाम आपको पता होना चाहिए वो है गेलिन, Galen. ठीक है, गेलिन ने 4 ह्यूमर्स का रोल इलेबोरेट किया था. सो गेलिन के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है वो 4 एलिमेंट से बना है. वो गेलिन के अकॉर्डिंग नहीं, ऑफ कोर्स 4 एलिमेंट से बना है, विच इज योर अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर. ठीक है, तो गेलिन ने बोला हमारा मटेरियल वर्ल्ड इन 4 एलिमेंट से बना हुआ है, और इन चारों एलिमेंट्स को जब कंबाइन करते हैं तो 4 इंपॉर्टेंट बॉडीली फ्लूइड्स बनते हैं. योर आईज ऑन द स्क्रीन. ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट बॉडीली फ्लूइड्स बनते हैं, विच आर ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेगम. दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड्स. और गेलन ने बोला कि ये सारे बॉडी फ्लूइड्स हम सब में होते हैं. ठीक है, ब्लड भी, ब्लैक बाइल भी, येलो बाइल भी, फ्लेगम भी, कुछ कुछ अमाउंट में. बट जब इनमें इम्बैलेंस आने लग जाए, ठीक है, कोई एक ज्यादा हो गया, कोई एक बहुत ही कम हो गया, देन दैट रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल बिहेवियर और डिसऑर्डर्स. ये व्यू था गेलन का टू डिफाइन एबनॉर्मैलिटी. तो हमने क्या क्या कवर किया? एंशियंट थ्योरी जो सुपर नेचुरल फोर्सेज में बिलीव करी थी, मैजिकल फोर्सेज में बिलीव करी थी. ठीक है, बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक अप्रोच कवर कर लिया, साइकोलॉजिकल अप्रोच कवर किया जिसमें हमने हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स और प्लेटो के बारे में बात की. उन्होंने क्या दिया था? ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच दिया था. हमने गेलन के बारे में बात की, उन्होंने क्या दिया था? द 4 ह्यूमर्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मिडिल एजेस में. ठीक है, मिडिल एजेस में क्या हुआ? ये जो डिमोनोलॉजी और सुपरस्टिशन की बातें थी वो वापस से इंपॉर्टेंस लेने लग गई. धीरे धीरे हम साइंटिफिक तरीकों की तरफ मुड़ने लगे थे. जब बायोलॉजिकल बातें हुई, साइकोलॉजिकल रीजंस दिए गए अब नॉर्मल बिहेवियर के, हम थोड़ा थोड़ा साइंस की तरफ मुड़ रहे थे. बट मिडिल एजेस में वापस से जो हमारी एंशियंट वक्त का सुपरस्टिशन था, डिमोनोलॉजी था, वो सारी चीज़ें वापस आने लगी. डिमोनोलॉजी क्या है? रिलेटेड टू अ बिलीफ दैट पीपल विद मेंटल प्रॉब्लम्स वर इवल. तो ये बिलीफ आने लग गया था कि जिन लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स है, जिन लोगों के एबनॉर्मल बिहेवियर है, वो तो इवल लोग हैं. और उस वक्त जो है बहुत सारे विच हंट्स होने लगे थे. विच हंट्स मतलब इन इवल लोगों को पकड़ पकड़ के एक जगह में कैद कर देना. सो मिडिल एजेस में वापस से ये सुपरस्टिशन, डेमोनोलॉजी, सारी चीजें आ गई. बट देन केम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड विच वॉज द रेनेसेंस पीरियड, जहाँ पे एक लाइट ऑफ चेंज आया. ठीक है, रेनेसेंस पीरियड में क्या हुआ? इंक्रीज ह्यूमनिज्म एंड क्यूरियोसिटी अबाउट बिहेवियर. थोड़ा इंसान जो है वो ह्यूमनिस्टिक होने लगा. लोगों को जिनको मेंटल डिसऑर्डर था या जिनका एबनॉर्मल बिहेवियर था, उनको रादर देन सीइंग एज ईवल या डीमंस, उनको एज ह्यूमंस देखा गया. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? जोहान वियर. अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में अगर बुक आपके पास है तो, या लिख लो अपने नोटपैड में. ठीक है, जोहान वियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था रेनेसेंस पीरियड में. उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स यानी दूसरे लोगों के साथ जो रिलेशंस होते हैं, जब वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं तो उनकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं. दैट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ जोहान वियर. तो ये था आपका रेनेसेंस पीरियड जहाँ पे थोड़ी थोड़ी ह्यूमनिज्म आने लगी. एंड फाइनली इट वाज योर 17th एंड 18th सेंचुरी जहाँ पे आया एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट. ठीक है, 17th और 18th सेंचुरी याद रखना है. इसमें क्या आया था? एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट. उसमें क्या हुआ था कि ये जो बातें हो रही थी सुपरस्टिशन की, बातें हो रही थी डिमोनोलॉजी की, बातें हो रही थी काउंटर मैजिक की, उन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया साइंटिफिक मेथड्स ने. ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स अब फुल पावर में आ गए थे एबनॉर्मल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए. यहाँ पे फिर एक रिफॉर्म मूवमेंट भी की गई. रिफॉर्म मूवमेंट में क्या किया गया कि जो असाइलम्स थे, असाइलम्स कौन सी जगह होती है? जहाँ पे जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट दी जाती है. सो अभी तक पिछले 17th और 18th सेंचुरी से पहले तक इन असाइलम्स को विच हंट्स की तरह रखा गया था. ठीक है, बहुत ही बुरी तरीकों से, जहाँ पे किसी को कैद कर रखा हो जैसे. तो
राइट। बट रिफॉर्म मूवमेंट में लोगों का कंपैशन बढ़ा, लोगों ने मेंटल डिसऑर्डर्स जिन लोगों को था उनको एज ह्यूमंस देखना शुरू किया, असाइलम्स को रिफॉर्म किया टू अ मच बेटर प्लेस टू लिव एंड स्टे इन, और ये सारी चीज़ें होने लगी। ठीक है, यहाँ पे ही डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन था। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का किस पे फोकस है? डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके पास आ सकती है एग्जाम में। तो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का एम्फोसिस था ऑन प्रोवाइडिंग कम्युनिटी केयर फॉर रिकवर्ड मेंटली इल इंडिविजुअल्स। अब होता क्या था ना, जो कि आजकल भी कई बार होता है, अगर आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है और आप किसी मेंटल हॉस्पिटल में जा रहे हो फॉर गेटिंग द ट्रीटमेंट, एंड नाउ यू आर फुल्ली ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ओवर देयर, आप ट्रीट हो चुके हो, साइकाइट्रिस्ट ने भी अप्रूवल दे दिया दैट यू कैन ज्वाइन बैक इन द कम्युनिटी इन योर एवरीडे लाइफ, लेकिन कम्युनिटी में वापस जाना इतना डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज नंबर वन देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा। सारे लोग अब आपको उस नज़र से देखने लगेंगे कि अरे ये तो मेंटल हॉस्पिटल से आया था। सेकेंडली, आपको फिर उस सोशल लाइफ में एडजस्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं। तो ये जो एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट था, यहाँ पे रिफॉर्म मूवमेंट का ही पार्ट था डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जिसमें एक एम्फोसिस डाला गया था कि जो कम्युनिटी केयर है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो मेंटल डिसऑर्डर से रिकवर कर चुके हैं, उनके कम्युनिटी केयर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस डाला गया, राइट। एंड आजकल के जो रिसेंट ईयर्स है उसमें कैसे डिफाइन किया जा रहा है एबनॉर्मल बिहेवियर को? हमने एंशियंट टाइम की बात कर ली, हमने मिडिल एजेस की बात कर ली, हमने 17th 18th सेंचुरी की बात कर ली, बट व्हाट अबाउट दिस 21st सेंचुरी? रिसेंट ईयर्स में वी आर डिफाइनिंग एबनॉर्मल बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ एन इंटरैक्शनल अप्रोच, जो कि है बायो साइको सोशल अप्रोच। तो हमने ये बोल दिया है कि भाई एबनॉर्मल बिहेवियर को या किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम एक अप्रोच से पिन पॉइंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से कि वो सिर्फ बायोलॉजिकल अप्रोच से ही आएगा या सिर्फ सोशियोलॉजिकल अप्रोच से आएगा, बट हमने इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच जो है वो अपनाई है कि बायोलॉजिकल कुछ कॉजल फैक्टर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं और आपके सोशल भी होते हैं, और इन तीनों को मिला के हमने बनाई इंटरैक्शनल अप्रोच। सो विद दिस वी कंप्लीट योर हिस्ट्री। छोटा सा अगर हम फिर से देख लें, हमने एबनॉर्मल बिहेवियर को कैसे डिफाइन करते हैं वो कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या चीज कर लिया? दो अप्रोचेस एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करने की। फिर हमने पूरा का पूरा जो है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कवर कर लिया है। नाउ वील मूव ऑन टू अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तो हिस्ट्री भी देख ली, उनको कैसे डिफाइन करते हैं वो भी देख लिया, बट क्लासिफिकेशन क्या होता है? सो क्लासिफिकेशन इज बेसिकली लाइक, जिन लोगों के पास 11th 12th में या पहले भी ये तो चीज़ पढ़ी होगी साइंस में, कि हमने जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम्स में क्लासिफाई किया हुआ है, प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, राइट। सो क्यों किया हुआ है वो क्लासिफिकेशन? ताकि हमें इजीली पता लग जाए, हम इजीली उनके बारे में कम्युनिकेट कर सकें दूसरे लोगों के साथ। So that is the only reason why we also require classification of psychological disorders. Psychological disorders को जब हम classify करने लग जाते हैं तो psychologist जो हैं, psychiatrist जो हैं, वो आपस में social workers के साथ अच्छे से communicate कर सकते हैं और easily communicate कर सकते हैं disorders के बारे में। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें जाननी important है। पहली चीज़ DSM और दूसरी चीज़ ICD। ठीक है, तो दो मैनुअल्स हैं जिसमें डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन हुई हुई है। उसमें से एक मैनुअल है डीएसएम, जिसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्या फुल फॉर्म है? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, डीएसएम का फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये डीएसएम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? एपीए। और एपीए का फुल फॉर्म क्या है? द अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। ठीक है, तो पहली चीज क्या है क्लासिफिकेशन में याद करने वाली? पहली चीज ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। एब्रीविएटेड फॉर्म क्या हो गया? एपीए। ये जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन है, इसने हमें एक मैनुअल दी है जिसको हम बोलते हैं डीएसएम, विच इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये हो गई पहली चीज। दूसरी मैनुअल जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं आईसीडी। इसका क्या नाम है? फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। तो आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, और ये किसने दी है? डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डब्ल्यूएचओ नाम याद रखना, आई होप सबके लिए इजी होगा, सबने सुना होगा, स्पेशली अभी कोविड के टाइम्स में सबने सुना होगा।
सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आईसीडी दी है, और आईसीडी वो मैनुअल है जो हम इंडिया में भी यूज करते हैं और पूरे वर्ल्ड में जो यूज होती है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो डीएसएम स्पेसिफिक है थोड़ा यूएसए और उन कंट्रीज से रिलेटेड, बट आईसीडी जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज होती है, एंड इंडिया में भी हम आईसीडी ही यूज करते हैं, एंड इट इज गिवन बाय डब्ल्यूएचओ। तो यहाँ पे आपको ये चीज जानने की जरूरत है, एंड विद दैट वी कंप्लीट योर क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब जो हमें नेक्स्ट सेक्शन पढ़ना है दैट इज अबाउट द फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर किन फैक्टर्स की वजह से हो सकता है? तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आती हैं? फॉल्टी जीन्स आपने इनहेरिट कर ली अपने पेरेंट्स से, ठीक है, या फिर अपने जो जनरेशंस ओवर जनरेशंस हैं उनसे फॉल्टी जीन्स इनहेरिट करी, उसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो इम्बैलेंस है वो हो जाए, ठीक है, माल न्यूट्रिशन हो जाए, खाने की कमी है जिसकी वजह से सही न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा है, ठीक है, या फिर इंजरी हो जाए कोई आपको, उस वजह से भी हो सकता है। सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उनमें ये सारी चीज़ें आएंगी, फॉल्टी जीन्स है, एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस है, माल न्यूट्रिशन है, इंजरीज हैं, राइट। एंड यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, राइट। न्यूरोट्रांसमीटर्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। जब उन न्यूरोट्रांसमीटर्स की एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है तो भी हमारे जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। यहाँ पे आपको तीन इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है जो मैंने तीन अलग अलग कलर्स में हाईलाइट की हुई है, ब्लू, येलो एंड रेड। ब्लू में क्या है? एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैव बीन लिंक्ड टू लो एक्टिविटी ऑफ गाबा। तो गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका फुल फॉर्म क्या है? गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, जब इसके लो लेवल्स हो जाएं, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जब इसके लो लेवल हो जाए बॉडी में, सो उसको लिंक किया गया है एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ। ठीक है, सेकंड चीज क्या है? स्कीजोफ्रेनिया जो डिसऑर्डर है जिनको हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, स्कीजोफ्रेनिया को लिंक किया गया है डोपामीन की एक्सेस एक्टिविटी के साथ। तो जब हमारी बॉडी में कुछ ज्यादा ही डोपामीन वाला न्यूरोट्रांसमीटर हो जाए तो स्कीजोफ्रेनिया से रिस्क फैक्टर हो जाता है। जब हमारी बॉडी में गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड कुछ बहुत ही कम लेवल पे हो जाए तो एंजाइटी डिसऑर्डर का दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और जब सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ही लो लेवल में चला जाए तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की दिक्कत आ सकती है। सो यहाँ पे हमारे थे बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि जो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए एक फैक्टर हो सकते हैं। सेकेंड जो फैक्टर है वो है जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स काफी क्लियर होगा आपको अब तक कि आप इनहेरिट कर देते हो। अगर ट्विंस है तो उनमें इनहेरिटेंस का रेट और भी ज्यादा होता है, एंड विद इन ट्विंस अगर आइडेंटिकल ट्विंस है तो और भी ज्यादा हो जाएगा, राइट। सो जेनेटिक फैक्टर्स में आपके पास यही है कि आप जीन्स इनहेरिट कर रहे हो तो आपको वल्नरेबिलिटी आ रही है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए। देन देर आर सेवरल साइकोलॉजिकल मॉडल्स, क्योंकि ऑफ कोर्स हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल मॉडल्स जो एक्सप्लेन करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की डेवलपमेंट को, उनके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। सो जैसे कि कुछ फैक्टर्स हैं लाइक मैटरनल डेप्रीवेशन। अगर कोई इन्फेंट बचपन से अपने मैटरनल डेप्रीवेशन में है, मैटरनल डेप्रीवेशन यानी कि उनके वार्मथ से, उनके स्टिमुलेशन से डिप्राइव्ड है, तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, यानी कि पेरेंट में भी कुछ ज़्यादा ही रिजेक्शन करता रहता है बच्चे को लेके, या फिर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करता रहता है अपने बच्चे को, या फिर कोई फॉल्टी डिसिप्लिन कर रहा है अपने बच्चे के साथ। तो जो जब पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप फॉल्टी हो जाए दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, मैल अडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं कि फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंस रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, या एक इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन और अ कॉजल फैक्टर फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिर एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं साइकोडायनामिक मॉडल। सबको पता होना चाहिए, ये चैप्टर नंबर 2 में हमने कवर किया था, पूरी वीडियो मैंने डिटेल में बनाई थी। ठीक है, साइकोडायनामिक मॉडल दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। ये ओल्डेस्ट मॉडल है एक्सप्लेन करने के लिए इस चीज़ को कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या हैं। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है सिगमंड फ्रॉइड का पूरा फोकस था हमारे अनकॉन्शियस पे, कि हम अनकॉन्शियस में चीज़ें रिप्रेस करते रहते हैं। जब हम चीज़ों के साथ डील नहीं करते, डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं, चीज़ों को अपने अनकॉन्शियस में रिप्रेस कर रहे हैं,
तो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। जब हमारी इंटरनल फोर्सेस में कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, उनके इंटरेक्शन में कोई डिफिकल्टीज आने लग जाती है, तो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो दैट इज अबाउट योर साइकोडायनामिक मॉडल। ये चीज पहले किसने दी थी? फ्रॉइड ने। उन्होंने इड ईगो और सुपर ईगो की भी बात की थी, ठीक है, कि इड जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि मुझे ये चाहिए तो मतलब चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड सुपर ईगो जो बिल्कुल ही मोरालिटी वाले प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि सोसाइटी के क्या एथिक्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना। और ईगो है जो एक मीडिएट करती है, जो रियलिटी प्रिंसिपल पे आपकी काम करती है कि इड की नीड्स को भी सेटिस्फाई करेगी, सुपर ईगो को भी साथ साथ रखेगी और रियलिटी को आसपास अपने चेक में रखेगी। सो इड ईगो सुपर ईगो, यहाँ पे आप डिस्कस करना अगर कोई इस पे क्वेश्चन आता है तो। और साइकोलॉजिकल मॉडल्स में ही एक मॉडल है बिहेवियरल मॉडल। तो बिहेवियरल मॉडल क्या कहता है कि जो भी बिहेवियर्स होते हैं हमारे, ठीक है, चाहे वो करेक्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियर्स हो या फॉल्टी फॉर्म ऑफ बिहेवियर्स हो, वो सब हम लर्न करते हैं, ठीक है। सो जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करने की बात आती है, तो बिहेवियरल मॉडल ये कहता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं क्योंकि हम फॉल्टी वेज ऑफ बिहेवियर लर्न कर लेते हैं, मैल अडेप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग लर्न कर लेते हैं। तो हम ऐसे वेज ऑफ बिहेवियर लर्न कर लेते हैं जो गलत हो, जो हमारे लिए सही ना हो। जब हम ऐसे बिहेवियर्स लर्न करते हैं तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। सो जस्ट रिमेंबर कि जो थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने दी है साइकोडायनामिक, वो है आपकी अनकॉन्शियस से रिलेटेड, कि आप जब चीज़ें रिप्रेस कर रहे हो, जब आपकी इंटरनल फोर्सेस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इड ईगो सुपर ईगो में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बिहेवियरल मॉडल क्या कहते हैं कि जो भी बिहेवियर्स हैं हम उनको लर्न करते हैं, अगर लर्निंग ही फॉल्टी बिहेवियर की हो गई तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। लर्निंग हम कैसे कर सकते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग से भी कर सकते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। सोशल लर्निंग भी होती है, दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके लर्न करने का फिनोमिनन। अब साइकोडायनामिक मॉडल कर लिया है हमने, बिहेवियरल मॉडल कर लिया है हमने। द नेक्स्ट मॉडल दैट वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट इज योर कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल में क्या है कि हमारे जो कॉग्निशंस होते हैं, यानी कि हमारा जो थिंकिंग स्टाइल होता है, जब हमारी थिंकिंग बहुत ही इरेशनल हो, बहुत ही इलॉजिकल हो, कि हम कुछ भी सोच रहे हैं, बड़ी इलॉजिकल सी बात सोच रहे हैं, बहुत इरेशनल सोच रहे हैं, कुछ ढंग का नहीं सोच रहे हैं, तो वो आती है हमारी कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। और कॉग्निटिव मॉडल कहता है कि व्हेन वी थिंक इरेशनली, व्हेन वी थिंक इलॉजिकली, देन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रिजल्ट, ठीक है। फिर हमारा आता है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल बहुत ही प्यारा सा मॉडल है ह्यूमंस के लिए। वाई आई एम सेइंग प्यारा सा मॉडल? बिकॉज जो ह्यूमनिस्ट थे, उन्होंने ह्यूमंस को बहुत अच्छे से माना था। मतलब उन्होंने ह्यूमंस को इतनी पावर दी थी, उन्होंने बोला था कि ह्यूमंस जो हैं दे आर वेरी क्रिएटिव बीइंग्स, वो नेचुरल टेंडेंसी के साथ बॉर्न होते हैं कि वो फ्रेंडली हों लोगों के साथ, वो कोऑपरेटिव हों, वो अपना फुल पोटेंशियल रीच करें। अगर आपको याद है एब्राहम मैस्लो की थ्योरी, तो उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था। तो वो ह्यूमंस की पावर में बिलीव करते थे, ह्यूमनिस्ट, राइट। एंड उनका ये मानना था कि बर्थ से ही हमारे को टोटल फ्रीडम है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को या तो मीनिंग दें या मीनिंग ना भी दें। और इनके अकॉर्डिंग जो लोग अपने एक्सपीरियंसेस को मीनिंग नहीं देते, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपना फुल पोटेंशियल रीच करने की, वो एक बहुत ही शैलो लाइफ लीड करते हैं, और जिसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। दैट इज व्हाट द व्यू ऑफ ह्यूमनिस्ट्स इज, ठीक है। तो ह्यूमनिस्ट और एग्जिस्टेंशियल ये चीज बिलीव करते थे। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल आ जाता है वो आ जाता है सोशियो कल्चरल मॉडल। सोशियो कल्चरल मॉडल, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स। सो एक ह्यूमन जो है वो अपनी सोसाइटी से अलग नहीं है, चाहे हम पहाड़ों में जाके रहने लग जाए फिर भी हम एक सोसाइटी के पार्ट ही हैं, राइट। सोसाइटी के पार्ट है तो वहाँ प्रेजुडिस होगा, वहाँ डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, वहाँ इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे, वहाँ नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, वहाँ कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे जो हमारे ऊपर स्ट्रेस पुट कर रहे हैं। और जब वो चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाएं कि एक ह्यूमन उनको हैंडल ना कर पाए, उसकी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बाहर हो जाए, तो सोशियो कल्चरल मॉडल के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। सोशियो कल्चरल मॉडल में आपके फैमिली स्ट्रक्चर आते हैं, आपके क्या सोशल सपोर्ट है, कैसा सोशल नेटवर्क है, कैसा कम्युनिकेशन है लोगों के साथ, आपका सोसाइटी में क्या रोल है, डू यू लाइक दैट रोल और नॉट, आर यू एबल टू फुलफिल दैट रोल और नॉट, वो सारी चीज़ें आती है,
ठीक है, तो हमने कौन से मॉडल्स कर लिए हैं, क्विकली रिवाइज करेंगे। साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर हमने बात की थी सबसे पहले फ्रॉइड की साइकोडायनामिक मॉडल की, फिर हमने बिहेवियरल मॉडल की भी बात कर ली है, हमने कॉग्निटिव मॉडल की बात कर ली है, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल की बात कर ली है, सोशियो कल्चरल मॉडल की बात कर ली है। अब एक चीज जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है और आपको जिसके बारे में पता होना चाहिए वो है डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल क्या कहता है? डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल ये कहता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जब ही डेवलप होता है जब एक इंसान के पास डायथेसिस हो और उसके ऊपर स्ट्रेस भी आ जाए। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई डायथेसिस क्या होता है ना, बोलोगे कि हम तो भूल गए डायथेसिस के बारे में। ठीक है, तो बच्चों डायथेसिस जो है वो एक बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन होता है टू अ डिसऑर्डर, यानी कि आप कितने प्री डिस्पोज्ड हो ऑलरेडी किसी डिसऑर्डर को डेवलप करने के लिए। यानी कि क्या आपने ऐसे जीन्स इनहेरिट करे हैं अपने पेरेंट्स से जो आपको एट रिस्क कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर डेवलप करने के। जैसे हम बोलते हैं ना कि डायबिटीज जो है वो हेरिटेबल है, इफ योर पेरेंट्स हैव डायबिटीज यू हैव अ लिटिल हायर चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज। जरूरी नहीं आपको हो ही हो, बट आप एट रिस्क कैटेगरी में आ जाते हो। सो वही होता है डायथिसिस कि क्या प्री डिस्पोजिशन है आपका, क्या रिस्क है आपका टू डेवलप दैट डिसऑर्डर। और अगर आपके पास एक डायथिसिस है, यानी कि अगर आप एट रिस्क वाले कैटेगरी में हो और उसके ऊपर आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए जिसे आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो इट इज़ लाइकली कि आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप कर लोगे। वही डायबिटीज़ वाले एग्जाम्पल से हम रिलेट करें तो कि सपोज आप डायबिटीज़ डेवलप करने की एट रिस्क कैटेगरी में हो क्योंकि आपके एक पेरेंट को डायबिटीज़ है, उसके ऊपर आपका लाइफस्टाइल इतना बुरा है कि आप बहुत ही ज़्यादा शुगर इनटेक करते हो, जंक फूड इनटेक करते हो, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो वो आ गया आपका लाइफस्टाइल जो और बुरा है, और उससे हाई चांसेस हो जाते हैं कि आप भाई डायबिटीज डेवलप कर ही लोगे। सो वही है डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल इन योर साइकोलॉजी ऑल्सो, कि इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग अ डायथिसिस, एक बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन टू डेवलप अ डिसऑर्डर, उसके ऊपर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस आ जाते हैं जो सोशल सिचुएशंस की वजह से भी हो सकते हैं, देन इट इज़ लाइकली कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है डेवलप हो जाए। Now, diathesis or the presence of some biological aberration which may be inherited. आपको explain करना पड़ेगा ये word अपने आंसर में कि diathesis क्या होता है. So it is a biological predisposition. ठीक है, एक vulnerability जो आपकी है. Now, presence of pathogenic stressors which are your factors और your stressors that may lead to psychopathology. तो diathesis stress model में क्या चीज़ जानने की है कि diathesis क्या होता है, उसके ऊपर अगर stress आ जाएगा तो psychological disorders हो सकते हैं. Right, so with this we do your psychological model and we complete this section which was factors underlying abnormal behavior. ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे sections cover कर लिए हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 37 मिनट्स हो गई है इस वीडियो को। कोई अगर थक गया है तो थोड़ा सा वाटर ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर सकते हो, थोड़ा स्माइल करो, थोड़ा अपने आप में फेथ रखो दैट यस वी कैन डू इट। ठीक है, सो पर ब्रेक इतना भी नहीं लेना कि सोशल मीडिया चला के उसी में गुम हो जाओ। ठीक है, यही टाइम है, कर लो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से। एंड नाउ दोज हु आर बैक और दोज हु आर ऑलरेडी हियर, अब हम शुरू करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, जो कि है मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। यहाँ पे हम कवर करेंगे वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सारे इम्पॉर्टेंट है वैसे तो, हमें तो पता नहीं पेपर में क्या सेट हुआ है, बट हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। सो पहला डिसऑर्डर जो हम कवर करेंगे दैट इज योर एंग्जाइटी डिसऑर्डर। क्विकली वी आर डूइंग इट। ठीक है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या है? अब थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हम सबको होती है। ठीक है, एग्जाम आने वाला है उसकी एंग्जाइटी होगी कई लोगों को। ठीक है, कई लोगों को लग रहा होगा कि यार पता नहीं मुझे क्या याद रहेगा, पढ़ तो रही हूँ बट सब भूलती जा रही हूँ या भूलता जा रहा हूँ। ठीक है, पता नहीं क्या होगा। सो थोड़ा लेवल ऑफ एंग्जाइटी इज ऑप्टिमम फॉर ऑल ऑफ अस, इज एक्चुअली गुड फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि अगर आपको ये एंग्जाइटी नहीं होगी, ये डर नहीं होगा अपने एग्जाम के लिए, तो आप पढ़ोगे नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन जब ये एंग्जाइटी के लेवल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएं, इतना ज़्यादा हाई लेवल हो जाए एंग्जाइटी का कि वो आपके डेली फंक्शनिंग में ही इंटरप्ट कर रही है, आपको अपने फंक्शनिंग नहीं करने दे रही है, आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रही, इतना ज़्यादा टेंशन में आ गए हो, तब वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का रूप लेना शुरू कर सकती है। एंड वन वर्ड ऑफ कॉशन ओवर हियर इज कि जो भी हम सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, हो सकता है आपको लगे कि ये तो मेरे को हो रहा है, ठीक है, या फिर ये मेरे आसपास किसी दोस्त को हो रहा है या मेरे फैमिली मेंबर को हो रहा है, बट प्लीज डोंट जनरलाइज।
ठीक है, क्योंकि किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोज करना इतना इजी नहीं होता और ये काम सिर्फ एक प्रोफेशनल का होता है, उन तक छोड़ दीजिए, राइट? बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस स्टेज, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मुझे भी कई बार ही लगता है कि अरे यार ये तो डिसऑर्डर मुझे ही लगता है, सारे सिम्टम्स मेरे वाले हैं। बट नो, लीव इट टू अ प्रोफेशनल, क्योंकि हम सब में ये सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं टू सम अमाउंट, ठीक है, हम सब में होते हैं। बट जब ये अमाउंट इतना इंक्रीज हो जाए कि आपके डेली फंक्शनिंग में दिक्कत आने लगे और भी कुछ सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जब वो फुलफिल हुए तभी एक डिसऑर्डर डिसऑर्डर कहलाता है। ओके, सो एंजाइटी में होता क्या है? इट इज अ डिफ्यूज वेग एंड अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। तो एक बहुत ही अनप्लेजेंट फीलिंग, ऑफ कोर्स किसी को अच्छी नहीं लगती वो फीलिंग जिसमें आपको बहुत डर लग रहा है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वरी हो रही है अबाउट फ्यूचर और कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। सो वो होती है एंजाइटी। सो अगर आपको एक डेफिनेशन लिखनी हो अपने आंसर को फ्रेम करने के लिए, तो यू कैन राइट दिस कि एंजाइटी जो है, इट इज डिफाइंड एज अ डिफ्यूज, एज अ वेग फीलिंग, अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। इसके कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर हम बायोलॉजिकल या ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स की बात करें, कि आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, बिल्कुल भूख ही ना लगे हो सकता है, फेंट, डिजीनेस, आंखों के सामने एकदम डिजी हो जाना, स्वेटिंग होना बहुत ज़्यादा, स्लीपलेसनेस, बिल्कुल नींद ही ना आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ट्रेमर्स, ट्रेमर्स मतलब एकदम आपकी बॉडी कांप रही है, जैसे ठंड लगती है तो कांपते हैं ना। सो ये कुछ बायोलॉजिकल या ऑब्जर्वेबल फीचर्स हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के। अब एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसको नाम से याद रखना है आपको, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब इन जनरल हर चीज़ के बारे में एंजाइटी। हम किसी एक चीज़ पे पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इस ऑब्जेक्ट की वजह से एंजाइटी हो रही है या फिर इस इवेंट की वजह से मैं एंग्शियस फील कर रही हूँ, बट इट इज इन जनरल, इट मे बी अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कंसिस्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड, vague, unexplained and intense fears that are not attached to any particular object. ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर इवेंट से अटैच नहीं होती ये एंजाइटी, अनएक्सप्लेन्ड होती है ये एंजाइटी। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है, बट आपको ऐसा फील हो रहा होता है। देन वी कॉल इट एज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती है? वरी, एप्रीहेंसिव फीलिंग्स अबाउट फ्यूचर, हाइपर विजिलेंस, आप एकदम अपने आसपास के एरियाज को स्कैन करने लग जाते हो कि कहीं कोई डेंजर तो नहीं है, कहीं कोई मेरे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप अपने इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली स्कैन कर रहे हो कि कोई डेंजर तो नहीं है, बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो तो विजिबली आप शेक कर रहे होते हो। सो ये आपका हो गया जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। सेकंड टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर इज योर पैनिक डिसऑर्डर। तो पैनिक अटैक का सबने नाम सुना होगा, उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ रेकरेंट एंजाइटी अटैक्स इन विच द पर्सन एक्सपीरियंसेस इंटेंस टेरर। तो यहाँ पे जो है एंजाइटी अटैक्स आते हैं रेकरेंट, और इंसान हमेशा इसी टेंशन में रहता है कि दूसरा एंजाइटी अटैक पता नहीं कब आ जाए, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है पैनिक अटैक को। और एंजाइटी अटैक के वक्त पैनिक डिसऑर्डर में कैसी फीलिंग्स आती है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, ट्रेम्बलिंग, पसीना आना, पैल्पिटेशंस, चोकिंग, ठीक है, एकदम ऐसा लगता है कि सांस ही नहीं आ रही है मुझको, नोजिया, चेस्ट में पेन होने लग जाता है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग होती है जैसे आपको हार्ट अटैक आ रहा हो, बट इन एक्चुअल इट इज एन एंजाइटी अटैक विच कॉन्स्टिट्यूट्स द पैनिक डिसऑर्डर। ठीक है, एकदम आपको ऐसी फीलिंग आती है दैट you are just going to die now, you have lost control over your body and your life, and all of these feelings come in front of your eyes। तो वो होता है आपका पैनिक डिसऑर्डर। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है। सेकंड क्या है? फोबियाज। फोबियाज सबने सुना होगा, ठीक है, हमने सुना है कि उसको उसको डॉग का फोबिया है, उसको हाइट का फोबिया है, उसको पानी का फोबिया है। सो फोबियाज में क्या होता है? इरैशनल फियर। इरैशनल वर्ड का मतलब मैंने पहले जो डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं इन चैप्टर में, उनमें भी एक्सप्लेन किया था काफी डिटेल में कि इरैशनल का मतलब होता है समथिंग विच इज इलॉजिकल, ठीक है, जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे इरैशनल। तो जो इरैशनल फियर्स हम अटैच कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ, तो उसको हम कहते हैं फोबिया। कि हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर इंसान, एक पर्टिकुलर सिचुएशन से इतना डर लग रहा है जो एक्सप्लेनेबल नहीं है लॉजिकल वेज में, उसको कहते हैं फोबियाज। अब फोबियाज के टाइप्स होते हैं, देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ फोबियाज। पहला टाइप ऑफ फोबिया, तो
remember, these are not types of anxiety disorders, these are types of phobia, and phobia is a type of anxiety disorder. ठीक है, तो specific phobia, नाम, ठीक है, हमेशा नाम से समझना है डिसऑर्डर को थोड़ा बहुत. स्पेसिफिक फोबिया मतलब एक स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड आपको फोबिया होगा, या एक स्पेसिफिक इंसान से रिलेटेड. सो इरेशनल फियर सच एज इंटेंस फियर ऑफ सर्टन टाइप ऑफ एनिमल और बीइंग इन एनक्लोज स्पेस. सो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट, सिचुएशन या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या पर्सन से रिलेटेड जो फोबिया आपको होगा वो बोलेंगे हम उसको स्पेसिफिक फोबिया. दूसरा होता है सोशल फोबिया. सोशल फोबिया को हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं. अगेन नाम से सोशल फोबिया, यानी कि लोगों के साथ इंटरैक्ट करने से डर लगता है. ठीक है, देयर इज इंटेंस एंड इनकैपेसिटेटिंग फियर व्हेन डीलिंग विद अदर पीपल. हमेशा एक सेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट मन में रहती है कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे. आई विल एम्बैरेस माई सेल्फ इफ आई टॉक टू दैट पर्सन और दिस पर्सन. सो हमेशा एक डर रहता है सोसाइटी में लोगों के साथ सोशल होने में, बातें करने में, वो है सोशल फोबिया. और थर्ड टाइप ऑफ फोबिया है आपका एगोराफोबिया. एगोराफोबिया में क्या होता है, आपको फियर होता है टू एंटर अनफेमिलियर सिचुएशंस. ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए, जो आपके लिए अनफेमिलियर है. फॉर एग्जाम्पल स्कूल से जब आप पहली बार कॉलेज में जाओगे तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हम सबको होती है, बट इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाना, अगेन आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाना कि आपको जाना ही नहीं उस जगह पे किसी भी हालत में, दैट यू हैव सो मच फियर ऑफ एंटरिंग इनटू एन अनफेमिलियर सिचुएशन, तो उस चीज़ को हम एगोराफोबिया से रिलेट कर सकते हैं. Then the next type of anxiety disorder is your separation anxiety disorder. खास करके बच्चों में देखा जाता है separation anxiety disorder. उसमें क्या होता है, there is fear associated, there is anxiousness associated about separation from an attachment figure. तो कोई अटैचमेंट फिगर है, बच्चों के केस में वो पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके गार्डियन हो सकते हैं, उनके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में, और एक इतना ज़्यादा फियर उनके मन में बैठ जाता है. अगेन दैट फियर इज इरेशनल ओनली. इतनी ज़्यादा उनको एंक्शियसनेस होती है कि कहीं मैं उस इंसान से सेपरेट ना हो जाऊँ. तो वो जो एंक्शियसनेस और फियर होती है वो डेवलपमेंटली जो है एज इनअप्रोप्रिएट होते हैं, यानी कि बहुत ही जो छोटे बच्चे हों और उनके पेरेंट्स से उनको दूर कर दिया जाए वो नेचुरली रोएंगे, राइट. बट व्हेन अ किड इज अराउंड 10 to 12 years ऑफ एज और एक उसे बता दे कि आपकी पेरेंट्स थोड़ी देर में आ रहे हैं, 10 minutes में वापस आ जाएंगे, फिर भी वो बहुत टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, बहुत एंक्शियसनेस शो कर रहे हैं, सो देयर कैन बी सम साइंस ऑफ सेपरेशन एंग्जाइटी, कि उनको एंग्जाइटी हो रही है अपने अटैचमेंट फिगर से सेपरेट होने में, इवन फॉर दोज फ्यू मिनट्स. सो विद दिस वी कंप्लीट योर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स. कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर हमने कंप्लीट कर लिया है. अब सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर जो हम शुरू करने वाले हैं वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स. तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स बहुत पहले एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के पार्ट हुआ करते थे, लेकिन आफ्टर रिसर्चेस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स ये डिसाइड किया गया कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव को एक अलग जगह मिलनी चाहिए, वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के पार्ट नहीं रहने चाहिए. तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को समझने के लिए आपके लिए दो चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है. एक है ऑब्सेसिव बिहेवियर क्या होता है और दूसरा कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है. So obsessive behavior is the inability to stop thinking about a particular idea or topic. हम कहते हैं ना obsess हो गया ये इंसान उस चीज़ से, या obsession हो गया इस चीज़ का उस इंसान को. So that is what obsessive behavior is all about. Obsessive behavior में एक inability हो जाती है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पा रहे हो. ठीक है, you are unable to stop thinking about a particular thing. और compulsive behavior में क्या होता है कि क्योंकि आप एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो उन थॉट्स की वजह से आपको बहुत अनप्लेजेंट फील हो रहा है. अब उस नेगेटिव स्टेट को, उस अनप्लेजेंटनेस को रिमूव करने के लिए आप कुछ बिहेवियर्स बार बार करते हो, उनको हम बोलते हैं कंपल्सिव बिहेवियर्स. कंपल्सिव बिहेवियर्स जो है वो इंसान को करने पसंद नहीं होते, बट because they reduce the unpleasant feeling of obsessive thoughts, behaviors और actions, इस वजह से compulsive behavior produce करते हैं. So obsessive behavior क्या है कि आप particular idea या चीज़ या एक इंसान के बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहे हो, inability to stop thinking about a particular idea, because of which you are feeling unpleasant. To remove that feeling of unpleasantness, you are engaging in certain actions and repeating them over and over again, which are known as compulsive behaviors.
और काफ़ी सारे ऐसे कंपल्सिव बिहेवियर्स क्या होते हैं, हैंड वॉश करना बार बार, ठीक है। उसमें आपको ऑब्सेसिव बिहेवियर हो सकता है कि यू आर ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ डर्ट अराउंड यू, आपको बार बार लग रहा है गंदगी है मेरे अराउंड, गंदगी है मेरे अराउंड, जिसको ओवरकम करने के लिए, उस थॉट को ओवरकम करने के लिए आप एक कंपल्सिव बिहेवियर में एंगेज करो, हाथ धो रहे हो बार बार, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। बट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू हैंड वॉशिंग, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। वो बियॉन्ड डिस्कशन है 12th क्लास से, बट आगे जाके अगर आप साइकोलॉजी परस्यू करना चाहते हो, चाहोगे, तो आप कर सकते हो। अब हमने हेडिंग में पढ़ा था ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो कौन से हैं ये रिलेटेड डिसऑर्डर? इसमें आपके होर्डिंग डिसऑर्डर आ सकता है। होर्डिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, इनएबिलिटी टू पार्ट अवे विद थिंग्स विच आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ यू। मतलब होता है ना, कई चीज़ें जो अब आपके किसी काम की नहीं है, जिसे आप इजीली थ्रो अवे कर सकते हो, जिसे आप इजीली फेंक सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो, बट आपको एक मन में नीड आ रही है कि आपको उन चीज़ों को बचा के रखने की ज़रूरत है, यू आर अनएबल टू पार्ट वेज और डिस्कार्ड दोज थिंग्स, वो होता है होर्डिंग डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद ट्रिकोटिलोमेनिया हो सकता है, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, एक्सकोरिएशन आता है इसी में, वो होता है आपका स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। सो विद दैट वी डू कंप्लीट योर ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। रिलेटेड डिसऑर्डर में हमने 3 डिसऑर्डर्स करे हैं, होर्डिंग, ट्रिकोटिलोमेनिया एंड एक्सकोरिएशन। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद छोटा सा पार्ट है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर का, फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर में क्या होता है, यूजुअली ट्रॉमेटिक सिचुएशंस होती है, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है, सुनामी आ गई, वॉल्केनो आ गया, वॉल्केनो इरप्शन, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड आ गया, ऑल ऑफ दीज आर नेचुरल डिजास्टर्स। और जो इन नेचुरल डिजास्टर्स के विक्टिम होते हैं, या फिर जो मैन मेड डिजास्टर होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो इन नेचुरल डिजास्टर के विक्टिम होते हैं, उनको जो है काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रॉमा जो है अंदर मन में रह जाता है, डर बैठ जाता है उस चीज़ से रिलेटेड, और उनको कई बारी जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, PTSD, which is a disorder which we are going to cover under trauma and stress related disorder. पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, देयर आर रेकरेंट ड्रीम्स एंड फ्लैशबैक्स। तो वही सिचुएशन, जैसे कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर में फंसा था या कोई बॉम्ब ब्लास्ट में फंस के बच के निकल गया, तो उसी चीज के बारे में उनको बार बार सपने आ रहे हैं, वही फ्लैशबैक आ रहे हैं, एग्जैक्टली एज इफ दे आर इन दैट सिचुएशन। उस वजह से उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें डिफिकल्टीज होती है, नेचुरल सी चीज़ है, वही चीज़ आप बार बार सोचे जा रहे हो, तो आप जिस चीज़ पे अभी कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हो वो डिफिकल्ट होएगा। एंड इमोशनल नंबिंग आ जाती है, एकदम इमोशनली नम हो जाते हैं वो लोग उस चीज़ के बारे में सोच के। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन योर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। Then the next type and the fourth type of disorder we are going to cover is somatic symptom and related disorder. चलिए, आई होप कोई थका नहीं है, ठीक है। प्लीज़ एक दूसरे को कमेंट सेक्शन से मोटिवेट करते रहिए पढ़ने के लिए, एंड आई एम तो ऑलरेडी मोटिवेटेड पढ़ाने के लिए। चलिए, तो सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर कवर करना है। सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर में होता क्या है कि बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप का डिसऑर्डर है। उसमें क्या है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि कुछ फिजिकल सिम्टम्स मुझे फील हो रहे हैं, कि मुझे यहाँ पेन है, मुझे इस लिम्ब में पेन है, मुझे ये चीज़ है। तो फिजिकल सिम्टम की कंप्लेन होती है, बट इन द एब्सेंस ऑफ अ फिजिकल डिजीज, कि जब हम टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट्स निकलवाते हैं, मेडिकल टेस्टिंग कराते हैं, तो कोई फिजिकल डिजीज निकल के नहीं आता, बट पेशेंट इज स्टिल कंप्लेनिंग ऑफ अ फिजिकल सिम्टम, ठीक है। सो कंप्लेंट्स ऑफ फिजिकल सिम्टम व्हेन देयर इज नो बायोलॉजिकल कॉज कैरेक्टराइज योर सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स। अब इनमें हमारी कुछ टाइप्स हैं, जो कि है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर एंड योर कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो सबसे पहले कवर करते हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर को, कि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में क्या होता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, पर्सन इज हैविंग परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू एनी सीरियस मेडिकल कंडीशन। तो इंसान बार बार ही जो है अपने बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में कंप्लेन करता जा रहा है, कि मुझे यहाँ पे पेन है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे वो दिक्कत हो रही है, बट कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन उसके पीछे निकल के नहीं आ रही। एंड दैट पर्सन इज ओवरली ऑक्यूपाइड विद द सिम्टम्स, हर बारी सिर्फ उसी बारे में सोच रहे हैं कि मेरा ये सिम्टम है, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और उस वजह से वो बार बार जो है डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंस इन सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर।
सेकेंड टाइप इज इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. नाम, अगेन नाम से समझो, इलनेस एंजाइटी, बीमार होने की एंजाइटी, कोई इलनेस डेवलप करने की एंजाइटी. तो यहाँ पे क्या है, परसिस्टेंट प्री ऑक्यूपेशन है अबाउट डेवलपिंग अ सीरियस इलनेस. ठीक है, उनको कॉन्स्टेंटली ये टेंशन लगी रहती है कि कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए, कहीं मुझे ये प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं मुझे ये इलनेस ना हो जाए. तो डिफरेंस क्या हुआ, सोमैटिक सिम्टम में तो वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि मुझे ये फिजिकल सिम्टम हो गया है, अब इसको ट्रीट करो. बट इवेंचुअली कोई डायग्नोसिस में कोई फिजिकल इंजरी, कोई फिजिकल डिजीज की रिपोर्ट्स नहीं आ रही. इलनेस एंजाइटी में क्या हो रहा है कि उनको ये प्री ऑक्यूपेशन है, ये एंजाइटी है कि कहीं वो कोई डिसऑर्डर डेवलप ना कर लें, कहीं उन्हें कोई डिजीज ना हो जाए, कहीं उन्हें कोई इलनेस ना हो जाए. एंड दे आर ओवरली कंसर्न्ड अबाउट सम काइंड ऑफ डिजीज जो कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा है लेकिन उनको है. ठीक है, और उनको बार बार लगता रहता है कि कोई डिजीज मुझे है और वो अनडायग्नोस्ड रह जाएगा, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी. एंड इवन दो डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स वो रिपोर्ट्स पूरी की पूरी शो कर देते हैं इंसान को, समझाते हैं बैठ के, फिर भी वो इंसान जो है उन एश्योरेंस में बिलीव नहीं करता. एंड द थर्ड टाइप इज योर कन्वर्जन डिसऑर्डर्स. कन्वर्जन डिसऑर्डर्स में क्या आता है, देर आर रिपोर्टेड लॉस ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ सम बेसिक बॉडी फंक्शंस. तो हमारे कुछ जो बेसिक बॉडी फंक्शंस होते हैं, वॉकिंग के, सीइंग के, हियरिंग के, तो लोग जो है रिपोर्ट करते हैं कि उनके वो बेसिक बॉडी फंक्शंस या तो कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं. ठीक है, वो देख ही नहीं पा रहे हैं, वो चल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ पैरालिसिस आ गया बॉडी में. ठीक है, ब्लाइंडनेस हो गई है, डेफनेस हो गई है, तो कंप्लीटली वो लॉस हो गया उस पार्ट का, या फिर पार्शियली लॉस हो गया कि पार्शियल एक साइड ऑफ बॉडी में पैरालिसिस है. ठीक है, या एक आंख से नहीं दिख पा रहा है. बट इवेंचुअली अगेन इस चीज में भी जब मेडिकली टेस्ट किया जाता है तो देयर ऑर्गन्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन, बट दे आर सेइंग कि उनको जो है ये लॉस हो रहा है एंड दे ऑल्सो फील दैट लॉस. इन रियलिटी दे आर नॉट एबल टू सी इफ दे रिपोर्ट सम काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस. बट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर कन्वर्जन डिसऑर्डर कि ये चीज इवेंचुअली आती नहीं है रिपोर्ट्स में. और ज़्यादातर ऐसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमने करे, जैसे सोमैटिक सिम्टम है, इलनेस एंजाइटी है, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स हैं, दीज ऑफन अकर आफ्टर अ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस एंड दे कैन बी क्वाइट सडन. कि अगर उस इंसान ने रिसेंटली कोई बहुत ही स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया है, कोई चीज़ बहुत स्ट्रेसफुल थी, तो ये सारे डिसऑर्डर्स होने की एक वल्नरेबिलिटी, एक प्री डिस्पोजिशन आ जाती है. सो विद दिस वी कंप्लीट योर सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर. ठीक है, 4-5 हमने डिसऑर्डर्स कवर कर लिए. The next disorder that we are going to begin with, dissociative disorders हैं वो. I hope आप लोगों को बहुत fast नहीं लग रहा है, because you know this is a one short video and we are just revising everything which we have already studied in detail in our videos. जो मैंने हर एक चैप्टर की 3-3 पार्ट्स में, हर एक वीडियो आई गेस 40 या 30 मिनट्स की है, हमने पूरा टाइम लगा के डिटेल में सब कुछ समझा था. और अब हम बुक से बस रिविजन कर रहे हैं ताकि आपको ये श्योरिटी हो जाए कि आपने बुक भी एक बार ग्लांस थ्रू कर लिया. राइट. सो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में क्या है, देर आर फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी, एस्ट्रेंजमेंट, डीपर्सनलाइजेशन और लॉस और शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी. तो अगेन हम नाम से समझेंगे इस डिसऑर्डर को, डिसोसिएटिव, अपने आप से डिसोसिएट हो जाना, अपने आप से अनरियल फील करना, अपने आप से डीपर्सनलाइजेशन फील करना. कि एक सॉर्ट ऑफ डीपर्सनलाइजेशन क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट in sync with your own self, when you are not able to feel your energy, you are not able to feel yourself. So वो होता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, आप डिसोसिएट हो रहे हो. तो यहाँ पे भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के कुछ टाइप्स होते हैं. पहला जैसे कि आपका डिसोसिएटिव एमनीजिया है, characterized by extensive but selective memory loss that has no organic cause. तो डिसोसिएटिव एमनीजिया में क्या होता है, आपका मेमोरी लॉस होता है लेकिन वो सेलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है. हो सकता है कि पास्ट के सारे इवेंट्स उड़ गए आपके माइंड से, हो सकता है पास्ट के कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स आपके माइंड में आपको याद नहीं आ पा रहे हैं. सो एमनीजिया का मतलब ही भूलना होता है. डिसोसिएटिव एमनीजिया इज एक बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव मेमोरी लॉस होता है, बट वो सेलेक्टिव होता है और उसका कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता, यानी कि कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं होता उस फॉरगेटिंग का. ऐसा नहीं है कि आपके हेड पे कोई इंजरी हुई हो जिस वजह से आपको याददाश्त चली गई. नो, there is no organic cause. Next one, not next actually, but this is a part of your dissociative amnesia only. कभी कभी हो सकता है कुछ लोग जिनको dissociative amnesia है वो dissociative fugue भी develop कर ले, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ना भी करें. What is dissociative fugue? It is an unexpected travel away.
यहाँ पे क्या होता है, इंसान जो है अचानक से एक दिन अपने काम से या घर से उठ के एकदम किसी और जगह में चला जाता है, अपनी एक नई आइडेंटिटी अज्यूम कर लेता है, बिल्कुल भूल जाता है कि उसका पहले का क्या आइडेंटिटी थी, क्या नाम था, क्या काम था, क्या फैमिली थी. द पर्सन forgets everything about that identity, assumes a new identity, travels away suddenly, goes somewhere else. ठीक है, और जैसे ही वो फ्यूग वाली स्टेट एंड होती है, तो वो इंसान वापस अपने उसी घर में, उसी काम धंधे पे, सब कुछ अपनी उस पुरानी वाली आइडेंटिटी में आ जाता है, और उसको अपनी वो वाली आइडेंटिटी याद नहीं रहती जो फ्यूग स्टेट में थी. सो दैट इज योर डिसोसिएटिव फ्यूग. The next type within your dissociative identity disorder is your okay the next type within your dissociative disorders is your dissociative identity disorder. डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को पहले मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोला जाता था. अगेन नाम से अगर आप इसको समझोगे तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटीज में डिसोसिएशन है. एक इंसान में बहुत सारी डिफरेंट आइडेंटिटीज फॉर्म हो जाती है. हो सकता है वो आइडेंटिटीज आपस में एक दूसरे को आइडेंटिफाई करती हो सकता है ना करती हो. राइट, सो पर्सन एज्यूम्स ऑल्टरनेट पर्सनालिटीज दैट मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ ईच अदर. सो मैं एक एज एन इंडिविजुअल, मेरी एक आइडेंटिटी है दैट आई एम साक्षी कौशिक, आई डू दिस, आई डू दैट, आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, आई हैव दिस अवेयरनेस. बट हो सकता है मेरे अंदर और आइडेंटिटीज डेवलप हो जाए जिसका कुछ और ही नाम हो, वो कुछ और ही थिंकिंग प्रोसेस हो उसका. वो होता है मल्टीपल पर्सनालिटीज होना या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होना. The next and the last type within this disorder category is depersonalization or derealization disorder. So depersonalization और derealization disorder में क्या होता है, एक ड्रीम लाइक स्टेट. ड्रीम लाइक स्टेट जहाँ पे एक इंसान को ये सेंस होती है कि वो अपने आप से भी सेपरेटेड है, रियलिटी से भी सेपरेटेड है, एंड द पर्सन इज व्यूइंग देमसेल्व्स एज अ थर्ड पर्सन. जैसे हम अपने दोस्त को देखेंगे दूर से, वैसे ही उस इंसान को फीलिंग आती है कि वो अपने आप को दूर से देख रहा है. ठीक है, देर आर नो हेलुसिनेशंस इन्वॉल्व, नॉट इन दैट लिटरल सेंस कि वो अपने आप को खड़ा हुआ देख पा रहे हैं कहीं पे, नॉट इन दैट सेंस. But you know, the person feels very detached from oneself. The person feels detached from the reality and the surroundings around them. वो होता है depersonalization, अपने आप से ही detached feel करना. That is depersonalization or derealization. So with this, we complete your dissociative disorders. The next set of disorders are your depressive disorders. ठीक है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में क्या चीज़ें आती है, डिप्रेशन. हम सब बहुत कॉमनली आजकल टर्म्स थ्रो अवे करने लगे हैं दैट यार मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूँ कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूँ कि मेरे दोस्त ने ब्रेकअप कर लिया. बहुत इजीली हम ये टर्म जो है थ्रो अवे कर लेते हैं. बट डिप्रेशन जो है क्या इन्वॉल्व करता है, नेगेटिव मूड. ठीक है, आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, मोटिवेशन नहीं आ रही होती है. बट डिप्रेशन जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कब बन जाता है. So major depressive disorder is defined as a period of depressed mood. एक लंबा पीरियड चलता है, थ्रू आउट दैट पीरियड यू हैव अ डिप्रेस्ड मूड, थ्रू आउट दैट पीरियड यू हैव लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सर्टन एक्टिविटीज विच यू रियली यूज टू लव बिफोर. ठीक है, या जो आपको एक प्लेजर मिलता था काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में, वो लॉस हो जाता है. आपकी बॉडी वेट में चेंजेस आने लग जाते हैं, स्लीपिंग पैटर्न्स में चेंजेस आते हैं, ईटिंग पैटर्न्स में चेंजेस आते हैं, हमेशा टायर्ड फील करते हो, इरिटेबल फील करते हो, क्लियरली नहीं सोच पाते, एज अ रिजल्ट डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ी सी देर में एजिटेट या एंग्री फील करते हो, बहुत स्लो डाउन बिहेवियर होता है, यू हैव कॉन्स्टेंट थॉट्स ऑफ डाइंग और कॉन्स्टेंट थॉट्स ऑफ ट्रिगर वार्निंग, कॉन्स्टेंट थॉट्स ऑफ सुसाइड. सो ये आपके मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है एक्सेसिव फीलिंग्स ऑफ गिल्ट और वर्थलेसनेस. बहुत ज़्यादा ये फीलिंग्स आती है कि आई एम फीलिंग सो गिल्टी, आई एम फीलिंग सो वर्थलेस, ऐसी काफ़ी सारी फीलिंग्स आती है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में. अब क्या फैक्टर्स हैं जो प्री डिस्पोज करते हैं टूवर्ड्स डिप्रेशन, जो एक इंसान को एट रिस्क कर देते हैं फॉर डिप्रेशन. एक तो है जेनेटिक मेकअप की भाई जीन्स इनहेरिट हुए. ठीक है, वन थिंग इज दैट. अनदर थिंग इज एज. ठीक है, हर एक इंसान की एज के हिसाब से भी डिफर करता है डिप्रेशन कब डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हो सकता है. जेंडर, as is seen that women are more likely to experience depression than men. सेकेंड चीज़ है एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव लाइफ इवेंट्स एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट. अगर आपकी लाइफ में काफ़ी कंटिन्यूसली नेगेटिव इवेंट्स ही होते जा रहे हैं, आपका सोशल सपोर्ट भी नहीं है सही, तो दीज आर सर्टन फैक्टर्स जो आपको डिप्रेशन में डिसऑर्डर डेवलप करने वाली स्टेज तक ले जाने के लिए एट रिस्क कर सकते हैं, वल्नरेबल कर सकते हैं, प्री डिस्पोज कर सकते हैं. सो दिस वॉज अबाउट योर मेजर डिप्रेसिव
disorder. The next disorder that we are going to cover, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से हम चलते हुए, और आई होप आप सारे लोग भी पढ़ते हुए, ठीक है. So next disorder that we are going to cover is your bipolar and related disorder. तो bipolar यानी कि पोल्स के दो ऑपोजिट एंड्स वाले डिसऑर्डर. बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या है, हमारा एक नॉर्मल मूड होता है, सो कॉल्ड नॉर्मल मूड, जिसमें हम ओके ओके फील कर रहे होते हैं. एक हमारा डिप्रेसिव मूड होता है जिसमें हम बड़ा सैड फील कर रहे होते हैं, यू नो, जैसे हमने अभी देखा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. एक हमारा होता है मैनिक एपिसोड या फिर मेनिया वाला स्टेज, जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही यू नो एनर्जी, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट, कुछ ज़्यादा ही हर चीज़ के बारे में फील करना. So when a lot of energy, lot of excitement, lot of euphoria comes into, जो नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही हटके है, उसको हम बोलते हैं मेनिया. और बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, जब हम पोल के इस एक्सट्रीम से, यानी कि मेनिया वाले एक्सट्रीम से डिप्रेशन वाले एक्सट्रीम तक जाएं, कि कभी तो आपको इतना एक्टिव फील हो रहा है, इतना एनर्जेटिक, इतना एक्साइटेड फील हो रहा है, और कभी कुछ दिन बाद आपको बिल्कुल डिप्रेसिव एंड वर्थलेस एंड गिल्ट ऐसा फील हो रहा है. मे बी सम पॉइंट पे आपका नॉर्मल मूड आ जाए, फिर आप मेनिया में चले जाओ, फिर डिप्रेशन में चले जाओ. तो ये होता है आपका बाइपोलर डिसऑर्डर, जहाँ पे डिफरेंट पोलर ऑपोजिट मूड्स में स्विंग कर रहे हो. एंड बाइपोलर डिसऑर्डर जो है दो टाइप्स का हो सकता है, बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2. बाइपोलर 1 में क्या है, फुल मैनिक एपिसोड होता है, और जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है, हो सकता है हो सकता है ना हो सकता है सिर्फ मैनिक एपिसोड ही होके खत्म हो जाए. बाइपोलर 2 में क्या होता है, एक फुल डिप्रेसिव एपिसोड होता ही होता है, और साथ साथ जो है हाइपोमेनिया होता है. दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट आई एम टेलिंग यू, बट इफ यू नो अबाउट इट यू विल यू नो हैव अ ग्रास्प ओवर अदर पीपल. थोड़ा आपका एज हो जाएगा दूसरे लोगों के आंसर्स के मुकाबले. सो ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक. बाइपोलर 1 जैसे मैंने बोला कि मैनिक एपिसोड कंप्लीटली होता है, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड हो सकता है हो या ना हो. बाइपोलर 2 में क्या होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो होता ही होता है, और दूसरी चीज क्या होता है, हाइपोमेनिया. हाइपोमेनिया जो है वो मैनिक एपिसोड का एक लेस सिवियर फॉर्म होता है. मतलब मैनिक तो कुछ ज्यादा ही सिवियर हो गया, उसका थोड़ा सा कम सिवियर फॉर्म इज हाइपोमेनिया. तो बाइपोलर 2 में आपका हाइपोमेनिया होता है और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है. सो यहाँ पे आपकी ये हो गई बाइपोलर डिसऑर्डर. बाइपोलर 1 हमने डिस्कस किया, बाइपोलर 2 डिस्कस किया. एंड व्हाट इज साइक्लोथाइमिया? साइक्लोथाइमिया इज कि जब आप डिप्रेसिव मूड, नॉट द डिसऑर्डर बट जस्ट द डिप्रेसिव मूड, कभी नॉर्मल मूड, कभी मैनिक मूड, कभी डिप्रेसिव मूड, नॉर्मल मूड, मैनिक मूड, उन सारे चीज़ों में आप जो है बैक एंड फोर्थ करते जा रहे हो, दैट इज योर साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर. ठीक है, तो ये हमारा है बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की बात. यहाँ पे थोड़ी सी बात होगी, ट्रिगर वार्निंग फॉर दोज पीपल फॉर होम द सब्जेक्ट इज अ लिटिल डिस्टर्बिंग, बट you should know about it so that you can educate yourself about it, you can educate others about it. ठीक है, suicide. So suicide काफ़ी सारे mental disorders का result होता है unfortunately in a lot of people's life. What are certain risk factors for a person getting into suicide? कि अगर उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो, या फिर वो कोई नेचुरल डिजास्टर से गो थ्रू करता है जिसका स्ट्रेस वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा, या फिर एक इंसान वायलेंस एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी लाइफ में, अब्यूज एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी लाइफ में जिससे वो निकल नहीं पा रहा है, और इफ दैट पर्सन हैज एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ लॉस विच इज अनबियरेबल फॉर देम, या कोई आइसोलेटेड हो गया है जिसको कोई सोशल सपोर्ट ही नहीं है, और अगर प्रीवियसली भी सुसाइडल अटेम्प्ट हो चुका है तो चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. बट द गुड न्यूज़ इज दैट वी कैन प्रिवेंट सुसाइड. कुछ मेजर्स जो WHO ने दिए हैं सुसाइड प्रिवेंट करने के, ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, लिमिटेड एक्सेस टू द मीन्स ऑफ सुसाइड, जो चीज़ें सुसाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं लोग, उनका लिमिटेड एक्सेस हो जाए. रिपोर्टिंग दिस बाय द मीडिया इन अ रिस्पॉन्सिबल वे. ऐसा नहीं है कि इंसान को ब्लेम करो बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट टू बी ब्लेम्ड, बट एक रिस्पॉन्सिबल वे में रिपोर्ट करना, ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन रीच आउट टू दैट पर्सन एंड सेव दैट पर्सन. ब्रिंगिंग इन अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज, क्योंकि अक्सर जो है लोग जब इस मोड में होते हैं, दे स्टार्ट टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ अल्कोहल, एंड अंडर द impression of alcohol their thinking abilities, judgment abilities deteriorate to a large extent.
अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ पीपल हु आर एट रिस्क। तो जो लोग आपको लगता है एट रिस्क होंगे उनको पहले ही ट्रीटमेंट देना शुरू करो, उनको आइडेंटिफाई करो, प्रिवेंट करने की कोशिश करो बेसिकली। ट्रेनिंग द हेल्थ वर्कर्स इन असेसिंग एंड मैनेजिंग सुसाइड, केयर फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड सुसाइड एंड प्रोवाइडिंग द कम्युनिटी सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि उनको जज करें, उनसे दूर भागे, रादर बी कंपैशनेट टूवर्ड्स देम। उनको कंपैशन की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल उनके पीछे ही पड़ जाना, ठीक है, कॉन्स्टेंटली इसी बारे में बात करते रहना। लेट देम ऑल्सो लिव देयर लाइफ। सो that's about it. The next disorder that we will be talking about is schizophrenia। ठीक है, आई होप आप लोग अभी भी हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, स्कीजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्कीजोफ्रेनिया एक ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है। साइकोटिक का मतलब क्या होता है? कौन फटाफट मुझे बताएगा साइकोटिक का मतलब क्या होता है? जिसने पुरानी डिटेल्ड वीडियोस देख रखी होंगी उनको पता होगा साइकोटिक का मतलब। चलिए, ठीक है। सो साइकोटिक का मतलब होता है ब्रेक अवे फ्रॉम रियलिटी। जब आप अपनी रियलिटी से ब्रेक अवे हो, वो है आपका साइकोटिसिज्म। ठीक है, आप रियलिटी से अवे हो, आपको आइडिया नहीं है कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपको क्या डिसऑर्डर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके क्या सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, दैट इज साइकोटिक। एंड स्कीजोफ्रेनिया इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर wherein the person breaks away from reality। यहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं? पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिटीरियोरेट्स। तो उस इंसान की जो पर्सनल फंक्शनिंग है, अपने आपस में घर में रिलेशंस मेंटेन करने की, सोशल फंक्शनिंग है, कम्युनिकेट करने की, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है, अपने काम पे जाने की, वो सारी फंक्शनिंग डिटीरियोरेट हो जाती है बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेसेस, स्ट्रेंज परसेप्शंस, अनयूजुअल इमोशनल स्टेट्स एंड मोटर एबनॉर्मैलिटीज। तो ये सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, कि आपका परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाता है, थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होती है, स्पीच डिस्टर्ब होती है, बिहेवियर डिस्टर्ब होता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आपकी जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं। एंड जस्ट वन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये जो टर्म है स्किज़ोफ्रेनिया, ये जो नाम है स्किज़ोफ्रेनिया, ये दिया था यूगन ब्यूलर ने। ठीक है, द नेम EUGEN, यूगन, and Bleuler, BLEULER, this is the name of just one person, यूगन ब्यूलर, इन्होंने दिया था ये टर्म स्किज़ोफ्रेनिया। अब सिम्टम्स क्या है स्किज़ोफ्रेनिया के? स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड साइकोमोटर सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स आर नोन एज पैथोजेनिक एक्सेस, कि आपका जो नॉर्मल बिहेवियर या नॉर्मल थॉट प्रोसेस है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। नेगेटिव सिम्टम्स आर नोन एज पैथोजेनिक डेफिसिट, कि आपके जो नॉर्मल बिहेवियर हैं उनमें कुछ डेफिसिट आ रहा है, आपके जो नॉर्मल थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स उनमें कुछ डेफिसिट आ रहा है या वो है ही नहीं। ठीक है, एंड देन यू हैव साइकोमोटर सिम्टम्स, जहाँ पे आपके बिहेवियर में एबनॉर्मैलिटीज आ रही है। सो पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या क्या चीजें आती है? डिल्यूजन्स आते हैं, हैलुसिनेशंस आते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, ये सारी चीजें। सो यहाँ पे हमें समझना है डिल्यूजन क्या है। डिल्यूजन्स आर फॉल्स बिलीफ। आपको एक फॉल्स बिलीफ है कि डिल्यूजन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में इंसान को ये बिलीफ होता है, जो कि फॉल्स होता है ऑफ कोर्स, बट वो इंसान यही सोचता रहता है कि कोई ना कोई मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, कोई मेरे को स्पाई कर रहा है, कोई मेरे अगेंस्ट मारने की प्लानिंग कर रहा है। सो उनको कॉन्स्टेंटली ये बिलीफ चलता रहता है अपने माइंड में, जो कि फॉल्स है। सो डिल्यूजन्स आर बेसिकली फॉल्स बिलीव्स, जो कि किसी भी बेसिस पे कोई प्रूफ नहीं है उसके लिए, लेकिन इंसान वो फॉल्स बिलीफ रखता है अपने मन में। एंड मोस्ट कॉमन ऑफ देम इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ठीक है, और भी होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में इंसान क्या करता है? दे अटैच स्पेशल एंड पर्सनल मीनिंग टू एक्शन ऑफ अदर्स। कि टीवी पे सपोज कोई न्यूज़ आ गई, उन्होंने उस चीज़ पे एक स्पेशल और एक पर्सनल मीनिंग डाल दी कि ये न्यूज़ मेरे लिए है, दिस इज़ फॉर मी एंड स्पेशली मेरे लिए बोला जा रहा है ये चीज़। सो दैट इज़ डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर होता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर में वो इंसान सोचता है कि उसके पास कुछ बहुत ही स्पेशल पावर है। ठीक है, दैट पर्सन इज इक्विवेलेंट टू गॉड एंड दैट पर्सन इज वेरी स्पेशल एंड वेरी पावरफुल। फिर आता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में इंसान को लगता है कि उसके जो थॉट्स हैं, उसका जो बिहेवियर है, उसके जो फीलिंग्स हैं, उसका जो एक्शन है, वो कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कोई थर्ड या कोई सेकंड पर्सन कंट्रोल कर रहा है। दैट मीन्स somebody else is controlling my thoughts, my feelings, my behavior. So these are the types of delusions, you should definitely know about them.
अब जो है पॉजिटिव सिम्टम्स के अंडर ही एक और चीज़ आती है कि उनका थॉट प्रोसेस जो है वो बड़ा डिस्टॉर्टेड होता है, एंड उनकी जो स्पीच होती है वो भी डिस्टॉर्टेड होती है. सो दे मे नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली एंड दिस मे स्पीक इन वेरी स्ट्रेंज एंड पेक्यूलियर वेज. तो वो बात तो कर रहे होंगे, बात करते हुए आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ कम्युनिकेटिव मैनर में ही बोल रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ देयर स्पीच यू विल फील कि कुछ समझ नहीं आया क्या बोला. सो पेक्यूलियर वेज, ठीक है. तो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स हम इनको बोलते हैं, जो उनके साथ बातचीत करना और भी डिफिकल्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनके थॉट प्रोसेस लॉजिकल नहीं होते, उनके स्पीच में डिफिकल्टीज होती हैं. सो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर. ऑल्सो व्हाट हैपेंस नॉर्मली इज डीरेलमेंट. डीरेलमेंट क्या होता है, वो टॉपिक में बहुत जल्दी चेंज करते हैं कि अभी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, तभी तुरंत एकदम 360 डिग्री टर्न लेके किसी और टॉपिक के बारे में बात हो जाएगी. सो दैट इज डीरेलमेंट, जिस वजह से कम्युनिकेशन जो है वो लॉजिकल नहीं रहती और बहुत ही मडल्ड अप एंड कंफ्यूज्ड अप हो जाती है. अनदर थिंग इज नियोलॉजिज्म्स. वो न्यू वर्ड्स इन्वेंट कर देते हैं, जैसे कि एक ऐसी एग्जांपल है डी टोन. डी टोन इज नो वर्ड, कोई वर्ड नहीं है, सुनने में लग रहा है कि हाँ वर्ड हो सकता है, हो, बट इट इज नो वर्ड इन एक्चुअल. तो अचानक से वो बस अपनी डिक्शनरी में बना के कोई नया वर्ड इन्वेंट कर देते हैं और उसको बोलते हैं हम नियोलॉजिज्म्स. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है of people who have schizophrenia. Then perseveration is also a characteristic. Perseveration में क्या होता है, कॉन्स्टेंटली इनअप्रोप्रिएटली सेम थॉट को बार बार रिपीट करे जा रहे हैं कि ये हो गया, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, सेम थॉट को बार बार रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज अबाउट इट. तो डिल्यूजन्स हमने देखा, डिसऑर्गेनाइज स्पीच और थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं हमने देखा. इसमें हमने 3 टर्म्स कर लिए हैं, डिरेलमेंट, नियोलॉजिज्म्स, परसिवरेशन. देन हैल्यूसिनेशंस आर ऑल्सो अ पॉजिटिव सिम्टम. hallucinations क्या होते हैं, दे आर परसेप्शंस दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई. तो इंसान को लगता है कि वो किसी चीज़ को परसीव कर पा रहा है थ्रू देयर सेंसेस, आइदर ऑडिटरी सेंसेस और विजुअल सेंसेस और द सोमैटिक सेंसेस और द ऑल्फैक्टरी सेंसेस. ठीक है, उसको लगता है कि वो चीज़ है बट एक्चुअली कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है. तो वो होता है हैल्यूसिनेशन. मोस्ट कॉमन होते हैं ऑडिटरी हैल्यूसिनेशंस, जहाँ पे उनको लगता है कि कोई इंसान उनसे बात कर रहा है बट देयर इज नो पर्सन स्पीकिंग टू देम. तो सेकंड पर्सन हैल्यूसिनेशन हो सकता है कि डायरेक्टली उन्हीं से बात कर रहे हैं. थर्ड पर्सन हैल्यूसिनेशन हो सकता है कि कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उसी इंसान के बारे में जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है. टैक्टाइल हैल्यूसिनेशन हो सकता है कि स्किन में उनको कुछ बर्निंग सेंसेशन हो, कुछ टिकलिंग सेंसेशन हो. सोमैटिक हैल्यूसिनेशन हो सकता है उनको लगे कि बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है, जैसे तो कोई स्नेक क्रॉल कर रहा है उनकी बॉडी में. विजुअल हैल्यूसिनेशंस हो सकता है कि किसी इंसान को वहाँ सामने खड़े हुए देख रहे हैं, बैठे हुए देख रहे हैं. गस्टेटरी हैल्यूसिनेशन की जो फूड है या जो ड्रिंक है उनको लगे कि इसका कुछ अजीब सा टेस्ट आ रहा है. ऑल फैक्ट्री हैल्यूसिनेशन, अचानक से वो बोले कि स्मोक स्मोक की स्मेल आ रही है, पॉइजन की स्मेल आ रही है. सो दीज आर सर्टन टाइप्स ऑफ हैल्यूसिनेशन. सो पॉजिटिव सिम्टम्स में आपको डिल्यूजन्स क्या होते हैं पता होने चाहिए, डिल्यूजन के टाइप्स पता होने चाहिए. फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर क्या होता है पता होना चाहिए. डीरेलमेंट, नियोलॉजिज्म्स, परसिवरेंस पता होना चाहिए. फिर हैल्यूसिनेशंस क्या होते हैं और उनके क्या टाइप्स होते हैं वो पता होना चाहिए. ठीक है, आफ्टर दैट अनदर थिंग इन द पॉजिटिव सिम्टम्स इज इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट. इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट मतलब सिचुएशन स्पेसिफिक इमोशन नहीं रख रहे. कि अभी दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ देयर प्रोबेबली पेरेंट्स डाइड इन अ कार क्रैश एंड सडनली दे बिगिन लाफिंग. सो दैट वाज नॉट अ सिचुएशन टू लाफ अबाउट. ठीक है, तो इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट डिस्प्ले करते हैं कि एक ऐसा इमोशन जो सिचुएशन को सूट नहीं कर रहा है. दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव सिम्टम. अब ये सारे पॉजिटिव सिम्टम्स क्यों हैं, क्योंकि हमारे नॉर्मल बिहेवियर में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना, दैट इज वाई. फिर आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स विच आर योर पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स. इसमें क्या क्या आता है, एलोगिया. एलोगिया इज पॉवर्टी ऑफ स्पीच, उनके स्पीच कंटेंट में बहुत कमी होती है, सो दैट इज एलोगिया. ब्लंटेड अफेक्ट, ब्लंटेड अफेक्ट मतलब जो इमोशंस शो करने होते हैं, मे बी हैप्पीनेस, मे बी एंगर, मे बी सैडनेस, वो बहुत ही कम डिग्री में शो करता है, मतलब एक्सट्रीमली मिनिमल डिग्री. एंड फ्लैट अफेक्ट इज व्हेन दे शो नो इमोशन एट ऑल. तो ब्लंटेड तो था कि बहुत कम डिग्री में शो करें, फ्लैट इज कि जब वो बिल्कुल कोई इमोशन शो ही नहीं कर रहे. एवोल्यूशन इज कि एक मोटिवेशन लैक करता है टू स्टार्ट एनीथिंग और टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग. सो दैट इज कि उनको कोई मोटिवेशन नहीं होता कोई चीज़ पहले तो बिगिन करने का, और बिगिन कर भी लिया तो उस चीज़ को कंटिन्यू करने का मोटिवेशन नहीं है. आफ्टर दैट वी हैव योर साइकोमोटर सिम्टम्स एज वेल. साइकोमोटर सिम्टम्स में क्या चीज़ें आती हैं कि जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जो लोग डायग्नोस्ड होते हैं और अगर उनको साइकोमोटर सिम्टम्स हैं
तो दे मूव वेरी लेस स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी वो मूव नहीं करेंगे, और जेस्चर्स और ग्रिमेसेस भी फॉर्म करेंगे। और जो एक्सट्रीम फॉर्म्स होते हैं साइकोमोटर सिम्टम्स के, कि बहुत एक्सट्रीम में चले गए अपने मूवमेंट्स, जेस्चर्स और पोस्चर्स को लेके, उसको हम बोलते हैं कैटाटोनिया। इसमें हमारे पास तीन चीजें आ सकती हैं, कैटाटोनिक स्ट्यूपर, कैटाटोनिक रिजिडिटी, कैटाटोनिक पोस्चरिंग। कैटाटोनिक स्ट्यूपर होता है कि बहुत लंबे समय तक वो बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं, ऐसे कर बहुत लंबे समय तक, ठीक है। कैटाटोनिक रिजिडिटी इज एकदम रिजिड, एक अपराइट पोस्चर लेके बैठे हुए हैं घंटों तक, ठीक है। एंड कैटाटोनिक पोस्चरिंग इज बड़ा अजीब सा, कोई ऐसा अजीब पोस्चर है ये, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट एंड वेरी बिजार पोस्चर्स में वो अगेन बहुत लंबे समय तक विदाउट मूविंग बैठे रहते हैं। सो दैट इज कैटाटोनिया के टाइप्स विच आर अ पार्ट ऑफ साइकोमोटर सिम्टम्स, और वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज द एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ साइकोमोटर सिम्टम्स। तो विद दिस वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड योर स्किज़ोफ्रेनिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत जल्द ये चैप्टर खत्म होने वाला है। प्लीज पेशेंस रखो, और ये चीज याद रखो कि ये चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज वाला, मार्क्स वाला चैप्टर है, ठीक है। एंड दिस इज द ओनली चैप्टर विच इज दिस बिग। बाकी चैप्टर्स के केस में तो आप लकी हो, आप लोग, यू नो दैट आप लोगों का सिलेबस काफी कट डाउन हो गया है, but this chapter is the only big chapter in your syllabus and carrying the maximum weightage, and again interesting, यार disorders के बारे में बात करें, interesting तो होगा ही। So please maintain your patience for next few minutes as well, drink water, smile, and yes you can do it। चलिए, अब हम बात करेंगे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो अर्ली लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं, यानी कि चाइल्डहुड में ही जो हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। So over here, first neurodevelopmental disorder which we are going to talk about is ADHD। अच्छा, ADHD का फुल फॉर्म क्या है? Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ठीक है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ADHD, यू शुड नो दिस। ऐसा नहीं है कि पूरे पेपर में सिर्फ ADHD की एक्रोनिम यूज कर रहे हो और उसका फुल फॉर्म कहीं लिख के ही नहीं आए, ठीक है। सॉरी, ओके। सो ADHD जो कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो इसमें दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं। एक तो है अटेंशन डेफिसिट यानी कि इनअटेंटिवनेस, एक है हाइपर एक्टिविटी जिसमें इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी दोनों कवर हो जाते हैं। सो इनअटेंटिवनेस में क्या होता है कि जिन बच्चों को ADHD के साथ का डायग्नोसिस मिला होता है, दे यूजुअली हैव डिफिकल्टी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन टास्क और कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लेइंग और डूइंग एनीथिंग। जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, किसी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में डिफिकल्टी होती है, बड़े डिसऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, फॉरगेटफुल होते हैं, एंड दे आर वेरी क्विक टू लूज इंटरेस्ट इन बोरिंग एक्टिविटीज। ऑलरेडी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, ऊपर से वो एक्टिविटी बोरिंग हो जाएगी तो वो और जल्दी अपना इंटरेस्ट जो है लूज कर देंगे। सो दैट इज द इनअटेंटिवनेस पार्ट ऑफ अटेंशन डेफिसिट। फिर जब हम बात करते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो इसमें इम्पल्सिविटी आती है कि उनके जो इम्पल्सेस होते हैं इमीडिएट रिएक्ट करने का किसी भी चीज़ को, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो उस इंसान का क्वेश्चन कंप्लीट होने का वेट ही नहीं कर पाते, उससे पहले ही आंसर देने की कोशिश करते हैं। सो दे आर नॉट एबल टू वेट फॉर दैट टर्न, दे आर नॉट एबल टू स्टैंड इन क्यूज एंड वेट पेशेंटली ओवर देयर। और जो टेम्पटेशंस होती हैं उनको डीले करने में उन्हें बहुत डिफिकल्टी होती है। दे आर जस्ट लाइक वर्किंग ऑन दैट इड प्रिंसिपल कि चाहिए तो अभी चाहिए, आई कैन नॉट डिले माई ग्रेटिफिकेशन। एंड देर इज अ सॉर्ट ऑफ हाइपर एक्टिविटी, कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, रूम में एमलेसली रन अराउंड कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के साथ फिजिट कर रहे होंगे, क्लाइंब कर रहे होंगे। सो देर इज अ लॉट ऑफ हाइपर एक्टिविटी इन्वॉल्व। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ADHD, ठीक है। यहाँ पे अटेंशन डेफिसिट है, हाइपर एक्टिविटी है, इम्पल्सिविटी है। The second disorder, the second neurodevelopmental disorder is your autism spectrum disorder, जिसको हम commonly autism से भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत वाइड स्प्रेड इम्पेयरमेंट होती है। हमारा जो मतलब उस बच्चे का जो सोशल कम्युनिकेशन होता है या इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, उसमें उनके जो है इम्पेयरमेंट होती है, ठीक है। एक स्टीरियोटाइप्ड पैटर्न होता है बिहेवियर का, इंटरेस्ट का, एक्टिविटीज का। सो बेसिकली देयर आर वाइड स्प्रेड इम्पेयरमेंट्स इन हाउ दे इंटरैक्ट विद द सोसाइटी, impairments in how they communicate, impairments in how they behave, and most often than not जिन बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, दे ऑल्सो हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अलॉन्ग विद दैट, ठीक है।
Some other characteristics कि they are unable to initiate social behavior and seem unresponsive to other people's feeling. तो जो दूसरे लोगों की जो फीलिंग्स होती है, जो एम्पैथी कंपोनेंट जिसे हम बोलते हैं ना, दैट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स फीलिंग, वो कंपोनेंट इनमें विजिबली मिसिंग होता है. एंड सोशल बिहेवियर को इनिशिएट करने में दिक्कत होती है. सीरियस एबनॉर्मैलिटीज होती हैं इन द वे दे कम्युनिकेट. उनकी स्पीच मतलब मोस्ट ऑफन स्पीच नहीं होती, और अगर होती भी है तो दैट पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन इज very difficult to understand. That language is very difficult to understand. और उनके एक repetitive behaviors होते हैं, रूटीन के बहुत ज़्यादा वो पाबंद होते हैं, that this thing should happen by routine. And they show very narrow pattern of interest. बहुत कम चीज़ें होती है जिनमें वो interest show करेंगे. Another type of neurodevelopmental disorder can be intellectual uh, disability. It refers to below average intellectual functioning and deficits or impairments in adaptive behavior. तो पहली बात जो आपकी intellectual functioning है, यानी कि IQ है, वो below average है. That means IQ is either 70 or below 70. ठीक है, पहली चीज वो. दूसरी चीज जो अडेप्टिव बिहेवियर्स होते हैं, यानी कि अपने आप की केयर करना, अपना जो भी काम है उसको करना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, दीज अडेप्टिव बिहेवियर्स ऑल्सो आर डेफिसिट इन सम और द अदर वे. इनमें भी कुछ ना कुछ एबनॉर्मैलिटी, कुछ ना कुछ कमी है. दैट इज व्हाट इज कैरेक्टराइज्ड एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एंड दिस शुड हैव बीन मैनिफेस्टेड बिफोर द एज ऑफ 18. ये जो IQ बिलो 70 है और जो इम्पेयरमेंट है ये जो इम्पेयरमेंट है अडेप्टिव बिहेवियर्स में, ये दोनों चीजें 18 ईयर्स के एज से पहले मैनिफेस्ट हो जानी चाहिए. देन ओनली इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. तो यहाँ पे आपको 3 चीजें मेंशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के केस में. पहली चीज IQ बिलो 70. ठीक है, 70 और बिलो 70 यानी कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है वो बिलो एवरेज है. सेकेंड चीज, अडेप्टिव बिहेवियर में डेफिसिट है या इम्पेयरमेंट है. थर्ड चीज, जो पहली दो कैटेगरीज हैं वो 18 साल की उम्र से पहले ही जो है मैनिफेस्ट हो जानी चाहिए. देन वी हैव स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, SLD. स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में क्या होता है, इंडिविजुअल बहुत डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करता है इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन. और ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं स्पेशली स्कूल लेवल में आइडेंटिफाई करे जाते हैं, जब इंसान को, बच्चे को डिफिकल्टी होती है मैथमेटिक्स के साथ, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में, रीडिंग में, राइटिंग में. तो जो अर्ली स्कूल ईयर्स होते हैं उसमें आइडेंटिफाई होते हैं ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, which is extreme forms of difficulty in understanding and comprehending the information and producing that accurately. So with this we are done with your neurodevelopmental disorders, जहाँ पे हमने कवर करा है ADHD. Okay, we are not done. अच्छा, वी आर डन. ठीक है, ADHD कवर कर लिया. आई जस्ट थॉट दैट एक और पार्ट बचा हुआ है, बट दैट हैज बीन रिमूव्ड आई बिलीव. ओके, ADHD कवर कर लिया है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कवर कर लिया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कवर कर ली है, एंड SLD कवर कर लिया है. आफ्टर दैट वी हैव डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स. ठीक है, डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल कंडक्ट डिसऑर्डर, इसमें कवर होगा आपका ODD एंड CD, यानी कि ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर एंड कंडक्ट डिसऑर्डर. तो ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, इसमें क्या हो रहा है, एज इनअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टबर्ननेस, कि एज के अकॉर्डिंग जो स्टबर्ननेस होती है वो स्टिल बिलीवेबल है कि ठीक है इतनी एज है, ये स्टबर्न है, ओके. ठीक है, यूजुअली जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो स्टबर्न हो जाते हैं, मुझे ये टॉय चाहिए तो चाहिए. सो बट इन cases when age inappropriate amount of stubbornness is displayed, या बच्चा बहुत irritably behave कर रहा है, बहुत डिसोबीडियंट है, एक बहुत हॉस्टाइल मैनर में बिहेव कर रहा है, देन these are some of the characteristics of oppositional defiant disorder. And usually what happens is that जिन इंडिविजुअल को oppositional defiant disorder होता है, they deny the presence of these symptoms. वो deny करते हैं कि मेरा behavior कोई गलत तो नहीं है. they usually try to justify कि उसने ऐसा किया तो मैं तो ऐसा ही react करूंगी ना. so they usually try to justify their behaviors, they try to justify their reactions according to the circumstances or the demands of the society. ये है आपका ODD. उसके बाद होता है कंडक्ट डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल बिहेवियर. कंडक्ट डिसऑर्डर यानी कि आपके कंडक्ट में, आपके बिहेवियर में कुछ दिक्कत आ रही है. ठीक है, एज इनअप्रोप्रिएट एक्शंस एंड एटीट्यूड्स, आपकी एज से अप्रोप्रिएट जो एक्शंस नहीं है, जो एटीट्यूड्स नहीं है, वो डिस्प्ले करना, जो या तो फैमिली एक्सपेक्टेशंस को वायलेट कर रहे हैं, या सोसाइटी के नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं, या दूसरे लोगों के जो पर्सनल राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनको वायलेट कर रहे हैं.
तो यूजुअली कंडक्ट डिसऑर्डर और एंटी सोशल बिहेवियर में थेफ्ट आ जाता है, ठीक है, डिफरेंट अग्रेशंस आ जाते हैं। अब अग्रेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि वर्बल अग्रेशन। वर्बल अग्रेशन में क्या होता है, नेम कॉलिंग, किसी को नेम कॉल करना, स्वेयर करना, दैट इज वर्बल अग्रेशन। फिजिकल अग्रेशन आ जाता है, किसी को मारना, पीटना। हॉस्टाइल अग्रेशन इज कि किसी को इंजरी पहुंचाना ही मेरा एम है, दैट इज हॉस्टाइल। सो फिजिकल अग्रेशन इज दैट यू जस्ट हिट दैट पर्सन, हॉस्टाइल इज यू वांट टू इंजर दैट पर्सन, एंड प्रोएक्टिव अग्रेशन इज कि आप मार पीट के में भी नहीं कर रहे हो, बट you are dominating over somebody, you are bullying somebody without them provocating you। उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, आपका कुछ नहीं किया, but you are trying to dominate them, you are trying to bully them badly। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रेशन आपके आ गए। सो इसके साथ आपका डिसरप्टिव एंड इम्पल्स कंट्रोल, कंडक्ट डिसऑर्डर, ये सारे कवर होते हैं। एंड वी मूव ऑन टू फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, इसमें आपके 3 डिसऑर्डर्स आएंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर बेसिकली आपके खाने पीने से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है। पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि इंसान को लगता है दैट दे आर वेरी वेरी फैट, when actually they are so thin that even their bones are showing, they are malnutrition, but still that person feels कि मैं तो बहुत ज़्यादा fat हूँ, I'm gaining weight and I need to reduce that weight। So individual has a distorted body image and sees themselves as being overweight when actually they are very underweight। ठीक है, और उस वजह से वो क्या कहते हैं कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वाले मोड में आ जाऊंगी। ठीक है, या फिर दूसरे लोगों के सामने मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे वेट लूज करना है, मुझे स्टार्व करना है अपने आप को until I become thin। and usually the people with anorexia nervosa they starve themselves until death। ठीक है, उनको हमेशा लगता रहता है that I'm so fat, but असल में उनकी जो है बोन्स दिख रही होते हैं। so that is anorexia nervosa। सेकेंड टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर इज योर बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है दैट इंडिविजुअल जो है पहले तो बहुत सारा खा लेता है, एक्सेस ईटिंग कर लिया कि अपने आप को फुल कर लिया, बट जब इतना सारा खा लिया तो उसको जो है गिल्ट फीलिंग आई कि यार मैंने इतना सारा खा लिया, नाउ आई गेन दैट वेट एंड आई नीड टू लूज वेट, मुझे तो पतला भी दिखना है, तो अब मैंने इतना सारा खा लिया। तो अब उस गिल्ट फीलिंग को हटाने के लिए उस पूरे फूड को वो पर्ज आउट करते हैं, यानी कि वॉमिट आउट कर देते हैं, या तो वो लैक्सेटिव्स यूज करके उस फूड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं अपनी बॉडी से, या वॉमिट आउट करने की कोशिश करते हैं, या डायूरेटिक्स यूज करके अपनी बॉडी से फूड को निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर वो कंपल्सिवली एक्सरसाइज करते हैं, इतनी हद तक एक्सरसाइज करते हैं जो नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ के है। ठीक है, सो बिकॉज दे फील डिस्गस्टेड, बिकॉज दे फील अशेम्ड दैट दे हैव ईटन सो मच एंड दे फील द फियर दैट दे विल गेन वेट, तो वो ये सारे मेथड्स यूज करके फूड को अपनी बॉडी से पर्ज आउट कर देते हैं। और जब ये पर्जिंग आउट का प्रोसेस हो रहा होता है एट दैट टाइम ऑल्सो दे फील वेरी डिस्गस्टेड फ्रॉम देमसेल्व्स कि यार मैंने ये क्या किया, राइट। सो दैट इज बुलिमिया नर्वोसा। एंड फाइनली वी हैव बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग, बहुत सारा खा लिया, जैसा कि शुरुआत में बुलिमिया नर्वोसा में भी था कि बिंज ईट कर लिया, इतना सारा पर्ज आउट करना है उस चीज़ को। बट बिंज ईटिंग डिसऑर्डर कैसे डिफरेंट है बुलिमिया नर्वोसा से, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में फ्रीक्वेंट एपिसोड्स तो हैं आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग के, बहुत सारा इंसान ने खा तो लिया, लेकिन कोई मेजर्स नहीं लिए उस इंसान ने उस फूड को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के। सो देर आर जस्ट एपिसोड्स ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग, और इंसान इतना खा लेता है अंटिल दे आर अनकंफर्टेबली फुल, कि मतलब बिल्कुल चोकिंग फीलिंग आ गई, सांस नहीं आ रही, इतना खा लिया, बट दे डू नथिंग अबाउट maintaining their weight or doing some exercise or putting out their food, ऐसा कुछ नहीं करते वो। so these are the 3 types of eating and feeding disorders, और ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जल्द ही ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, आपको मुझसे भी जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। ओके, प्लीज 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 स्टे फोकस्ड, अपने सोशल मीडिया से हट जाओ। आई एम ऑल्सो सी पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एनर्जी विद यू ऑल। ठीक है, मैं भी बहुत एनर्जी पुट इन कर रही हूँ रेगुलरली, कंटिन्यूसली इतनी देर से बोले ही जा रही हूँ। सो आई एक्सपेक्ट दैट यू ऑल्सो गिव इन दैट सपोर्ट, गिव इन दैट एनर्जी फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट सेट ऑफ डिसऑर्डर, सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि कुछ सब्सटेंस से रिलेटेड ये डिसऑर्डर होगा। तो जब आप मैल अडेप्टिव यूज करने लगो किसी सब्सटेंस का, या किसी सब्सटेंस से एडिक्ट हो जाओ, वो सब्सटेंस अल्कोहल हो सकता है, हीरोइन हो सकता है, कोई भी ड्रग हो सकता है। ठीक है,
तो जब आप उस सब्सटेंस पे डिपेंडेंसी क्रिएट कर लो, उसको अब्यूज करने लग जाओ, एडिक्ट हो जाओ उस चीज से, ठीक है, तो हो सकता है ये डिसऑर्डर। कॉन्स्टेंट यूज ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व आर इन्वॉल्व इन दिस सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो प्रॉब्लम्स होती है विद द यूज। तो यूज से ज्यादा मिसयूज होता है उस सब्सटेंस का, कि इतना क्वांटिटी में कंज्यूम किया जा रहा है कि इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। एंड इट ऑल्सो ऑल्टर्स द वे पीपल थिंक, फील एंड बिहेव। तो यहाँ पे सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं? अल्कोहल है, हीरोइन भी सब्सटेंस है जो लोग यूज करते हैं। अब हीरोइन में क्या है? इट स्लोज डाउन द रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द ब्रेन। हीरोइन अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर ले तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है ब्रेन के वो स्लो डाउन हो जाते हैं। कोकेन भी है, डेंजरस इफेक्ट्स ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड फिजिकल वेलबींग। तो एक मिनट रुक जाओ, डन आपने देख लिया पर अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 मिनट 2 मिनट। ठीक है, तो सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स में सब्सटेंस पे डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है। 3 सब्सटेंस है यहाँ पे, अल्कोहल है, हीरोइन है और कोकेन है, जो आपकी बुक में डिस्कस्ड है। And with that guys, finally we complete this chapter. आई एम सो थैंकफुल कि ये चैप्टर जो सबसे बड़ा चंक था आपके सिलेबस का, पूरे 13 मार्क्स का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर इन फैक्ट, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला होगा। ये वन शॉट वीडियो थी जिसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। एंड गाइज, अगर आपको इससे बेनिफिट मिला है, इफ़ यू फील दैट माई एफर्ट्स वर वर्थ इट, आपको कुछ समझ आया, मेक श्योर यू लीव योर कमेंट्स डाउन। आप इसको, अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये चीज़ मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल you should stay connected with me and also study well for your exams. कनेक्टेड रहो ना रहो, अपने पेपरों के लिए अच्छे से पढ़ो, पेपर अच्छे से दे के आओ, थोड़ा नाम रोशन करवाओ माइंड रिव्यू का, ठीक है। सो विद दैट आई एंड विद दिस वीडियो एंड मेक श्योर जो शाम को वीडियो आने वाली है चैप्टर नंबर 5 पे, उसके लिए आप रिमाइंडर अभी से ऑन कर लें ताकि उसके लिए भी आप अपना रिविजन करने बैठ जाएं। अब जैसे ये वीडियो डाउन करेंगे, you go, you have your lunch or whatever you wish to do, take a break, good break of maybe 30-40 minutes or 1 hour also। अच्छा ब्रेक लेके आप फिर जो है एक बारी फिर इस चैप्टर को रिवाइज कर लो, बस एक बारी और इस चैप्टर को रिवाइज कर लो, थोड़ा गो थ्रू कर लो बुक से कि क्या क्या चीज़ें हमने करी है। एंड फिर शाम को हम कंप्लीट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 5, ठीक है। सो विद दैट, हैव अ वेरी गुड डे अहेड, all the very best for your preparations. I'm sure that you all are gonna rock it. So, okay, bye bye. Have a good day and take care.